ये जो टॉपिक है, टॉपिक के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है। ये प्राइमरी में आने वाला एक टॉपिक है। प्राइमरी पेपर वन। प्राइमरी पेपर वन। पेपर वन में ये टॉपिक अक्सर पूछा जाता है और ईवीएस के नाम से फेमस है। ठीक है। ईवीएस का देखिए, हम लोगों ने जब वो पहली स्पेशल क्लास थी तो उसमें इन सब चीज़ों को डिस्कस किया था अपने सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे। तो उसी की आगे की चीज़ें हम अब यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, खास बात क्या है कि हमने इन्वायरमेंट को जानना है। पहले तो इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट पर्यावरण। परि मतलब हमारे चारों तरफ का, आवरण मतलब कवरिंग, चारों तरफ की जो कवरिंग होती है पर्यावरण होता है। अब पर्यावरण के अंदर क्या आता है? पर्यावरण के अंदर दो चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ आती है आपका जैविक, दूसरी आती है अजैविक। जैविक और अजैविक चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे पर्यावरण बोलते हैं। जैविक चीज़ों के अंदर हम फिर से डिवाइड करते हैं तो फ्लोरा और फौना आ जाते हैं, मतलब पेड़ पौधे और जीव जंतु आ जाते हैं। और अजैविक चीज़ों के अंदर आ जाता है ठोस मतलब सॉइल, लिक्विड मतलब वाटर, गैस मतलब एटमॉस्फेयर। ठीक है। अब थोड़ा सा इनको और जनरलाइज करें। देखिए, हमारे इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं वही आपका सिलेबस है। ये आपका सिलेबस है, ये ही आपका सिलेबस है। ठीक है। जो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स थे, देखिए पहला मैंने क्या बताया था, बायोटिक कंपोनेंट। तो ये देखिए शुरू के जो तीन है, ठीक है, अब इन शुरू के तीन को देख सकते हैं। ये शुरू का जो तीन है ये आपके बायोटिक कंपोनेंट है, जैविक। और आखिरी के जो तीन है ये आपके अजैविक कंपोनेंट। समझ रहे हैं बात को आप? देखिए, पूरा इन्वायरमेंट जो है वही आपका सिलेबस है। जैविक चीज़ों में आता है पेड़ पौधे, तो आपका एक चैप्टर आएगा प्लांट्स। ठीक है। प्लांट्स और उसका बेसिक। फिर जैविक में फ्लोरा के अलावा दूसरा आता है फौना। फौना में आपके पास दो फौना है, एक छोटा एक बड़ा। एक बड़ा जानवर मतलब हम लोग, और छोटा जानवर मतलब जो छोटे मोटे जीव है। अब देखिए, छोटे मोटे जो जीव जंतु है उनके बारे में हमें एक चैप्टर है वो पढ़ लेंगे, एनिमल्स। और ह्यूमंस के लिए हम पूरा अलग अलग चैप्टर्स पढ़ेंगे। सेटलमेंट्स, उसका आवास, उसका ट्रांसपोर्ट मतलब वो एक जगह दूसरी जगह जाता है तो परिवहन, फूड खाता है तो उसका खाना, है ना। साथ साथ उसका परिवार जो है उसके बारे में जानेंगे। परिवार कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें सब चैप्टर वाइज हो गया। ठीक है। एबायोटिक कंपोनेंट में, अजैविक चीज़ों में हमारे पास आता है सॉइल, वाटर, गैस। तो गाइज, आज की जो क्लास है वो एक मैराथन क्लास है। मैराथन क्लास मतलब ये एक 2 घंटे का एक सेशन होगा। ठीक है। लगभग 2 घंटे तक हम इस आपको इसमें चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और इसमें हम यहाँ पे आपके इन्वायरमेंट के या ईवीएस के मेन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मेन चीज़ मतलब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज गैस, मतलब हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पर है वो है आज सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सॉइल या मृदा। देखिए, हमारे पास सॉइल जो होता है लोगों को बड़ा प्राइमरी नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी इससे क्वेश्चन आ जाता है। और दूसरी चीज़, पूरा का पूरा प्लांट सिस्टम को समझने के लिए हमें सॉइल सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम एक सिस्टमेटिक तरीके से समझ रहे हैं। आपको ये दिमाग में एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि ईवीएस का सिलेबस क्या है। देखिए, ईवीएस कुछ नहीं है। ईवीएस बेसिकली बहुत सारे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ईवीएस के अंदर ज्योग्राफी भी आती, ईवीएस के अंदर पॉलिटी भी आती, ईवीएस के अंदर इकोनॉमिक्स भी आती, ईवीएस के अंदर साइंस भी आती, सब कुछ आता है। तो ईवीएस का अपना बड़ा कुछ है ही नहीं। जो भी है सब उधार का है। तो जो भी उधार का है वो सब हम चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे दो टॉपिक के बारे में, ईवीएस की दो टॉपिक। तो इस मैराथन क्लास, देखिए आज की जो क्लास है वो एक मैराथन क्लास है। मैराथन मतलब 2 घंटे की क्लास है। इस 2 घंटे की क्लास में आपका एकदम फास्ट ट्रैक पर चीज़ें चलेंगी और आपको बहुत सारी चीज़ें एक बार में समझ में आ जाएंगी। ठीक है गाइज। और इससे आप साइड बाय साइड अपने नोट्स बनाकर समझते जाइएगा और चीज़ों को करते जाइएगा। चलिए, आज की मैराथन क्लास का जो पहला टॉपिक है वो है वायुमंडल। वायुमंडल मतलब एटमॉस्फेयर। ठीक है guys? आज का जो टॉपिक है वो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो होता है ये क्या होता है पहले मैं, देखिए एटमॉस्फेयर को लेकर हम लोगों के दिमाग में बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है।
व्हाट इज एटमॉस्फेयर? तो हमारे चारों तरफ की जो कवरिंग होती है, तो चारों तरफ की कवरिंग तो हमारा वायुमंडल होता है। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है कि हमारा पृथ्वी जो है, पृथ्वी की जो एज है वो है 4.6 बिलियन। पृथ्वी की उम्र कितनी है? 4.6 बिलियन। गाइस इसे ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की उम्र है 4.6। अब देखिए 4.6 में से 4 बिलियन साल तक पृथ्वी एक आग के गोले की तरह जल रही थी। 4 बिलियन साल लगे पृथ्वी को ठंडा होने में। अब जब पृथ्वी ठंडा हुई तो 0.6 बिलियन ईयर में, ठीक है, 0.6 बिलियन ईयर में क्या हुआ, ये पूरा का पूरा हमारे आसपास जो कुछ मिल रहा है वो धीरे धीरे बनना शुरू हुआ। ठीक है, जब पृथ्वी ठंडी हुई तो भारी तत्व जो थे उसके केंद्र में चले गए, सेंटर में, तो कोर बन गया इसका। और हल्के तत्व उसके बाहर, उसके ऊपर वाली लेयर में आ गए तो मेंटल बन गया। और हल्के तत्व उसकी और ऊपर वाली सरफेस पे आ गई तो आपका क्रस्ट बन गया। और जितनी बची कुची गैसें थी वो उसके चारों तरफ जमा हो गई। ठीक है, और जब ये गैसें इसके चारों तरफ जमा हो गई तो अर्थ की ग्रेविटी ने इन गैसों को रोका और हमारा एटमॉस्फेयर तैयार हो गया। तो हमारा एटमॉस्फेयर जो आप देखते हैं वो एक दिन का पूरा खेल नहीं है, ये बहुत लंबे समय से चलने वाली एक प्रक्रिया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो एटमॉस्फेयर की बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी कि हमारा एटमॉस्फेयर कैसे बना। अब एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ें हैं, तो हमारे अर्थ से एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज़्यादा मिली गैस वो कौन सी मिली? देखिए यहाँ पर आपके सामने एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन है। कंपोजिशन मतलब वायुमंडल की संरचना। अब इस संरचना को थोड़ा सा हम ध्यान से देखते हैं। वायुमंडल की संरचना, देखिए वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है? देखिए सबसे ज़्यादा पाई जाती है आपकी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है 78% तक है हमारे वायुमंडल। कितने परसेंट तक है? 78। फिर उसके बाद क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन, वो लगभग 21% है। ठीक है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। ठीक, अब देखिए नाइट्रोजन का कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन का तो उसके कंपैरिजन में 1/3 है। दोनों को अगर जोड़ दें 78 प्लस 21 कितना हो गया? 99%। तो टोटल हमारे पास एटमॉस्फेयर में कितनी गैस होगी? 99%। तो 1% क्या है? 1% आपके पास अदर गैसेस है। अदर गैसेस मतलब अन्य गैस। अन्य गैस मतलब कौन सी होती है? जो और छोटे छोटे कंपोनेंट मिले हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है? इसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है ऑर्गन। यहाँ पर काफ़ी लोग कार्बन डाइऑक्साइड समझते हैं जो कि एकदम गलत है। ठीक है, ऑर्गन हमारे सिस्टम में, हमारे एटमॉस्फेयर में तीसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है। ठीक है, ये 0.93% है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में 0.036% पाई जाती है। कितने परसेंट पाई जाती है? 0.036%। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट ये बढ़ के 0.04% तक आ गया है। ठीक, और उसके बाद है आपके पास हीलियम। हीलियम है कितनी? 0.0001%। तो इस तरह से देखा जाए तो ये हमारे एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन है। अब देखिए एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन है इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखिए। देखिए एटमॉस्फेयर जो है ये पार्ट आपका, ऑक्सीजन 21% है और नाइट्रोजन आपका 71% है। अगर इसको स्वैप कर दिया जाए, सपोज कहीं नाइट्रोजन 21% होती और ऑक्सीजन 78% होती तो क्या होता? तो हमारी पृथ्वी पृथ्वी ना होती, कुछ और ही यहाँ पर होता। अब आप सोचेंगे क्यों? ऑक्सीजन तो हम लोग को जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए ऑक्सीजन जीने के लिए ज़रूरी है, लेकिन हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्लांट। और प्लांट को अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप को विकसित करने के लिए क्या चाहिए? सॉइल। और सॉइल का सबसे मेन कंपोनेंट है नाइट्रोजन। अब वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन कहाँ से होता है? हमारे एटमॉस्फेयर से। जितने भी बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन लेते हैं कहाँ से? हमारे एटमॉस्फेयर से, नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू। तो प्लांट को जो ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन चाहिए वो इसी 78% से मिलती है। तो ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑक्सीजन 21% बहुत है। अगर ये 78% होगी तो क्या होगा?
सोचिए, आग लगाने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो हम ज़रा सा भी पैर रगड़ेंगे और खट से आग लग जाएगी। सोचिए, आप अक्सर कुर्सियों पे घिसड़ के बैठते हैं, ठीक है, ज़्यादा फ्रिक्शन लग गया तो नीचे आग लग गई। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन की ज़्यादा होने से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो ऑक्सीजन अगर ज़्यादा है तो बहुत तेज़ी से आग लग सकती है, क्योंकि आग लगने के लिए ऑक्सीजन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, हमें जो ऑक्सीजन चाहिए होती है बहुत इंपॉर्टेंट है आग लगाने के लिए। बिना आग के ऑक्सीजन नहीं लगता, सॉरी, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग सकती। इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसीलिए फायर एक्सटिंग्विशर में या जब भी आग बुझाने वाले आते हैं तो बड़ी आग पर पानी नहीं डालते हैं, बल्कि क्या डालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर में क्या भरा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है सॉलिड फॉर्म में, या फिर अलग अलग तरह के और केमिकल्स होते हैं, लेकिन वाटर बहुत ही कम यूज़ करते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन होता है। तो इसे ध्यान रखिएगा। तो ऑक्सीजन यहाँ पर हमारा मेन कंपोनेंट है, लेकिन ये ज़्यादा मात्रा में नहीं, तो हमारे सिस्टम के लिए बहुत ही बेहतर है। इसे ध्यान रख के अगर हम चलते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। अब देखिए, हमारे पास ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% है। इन दोनों का पूरा बैलेंस बना हुआ है। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाए, नाइट्रोजन कम हो जाए, तो पूरा बैलेंस गड़बड़ हो सकता है। इसे ध्यान रखिएगा। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, फिलहाल तो ये हमारे सिस्टम में 0.036% है, लेकिन लगातार इसकी परसेंटेज हमारे सिस्टम में बढ़ती चली जा रही है और करंट टाइम में ये 0.04% हो गया। तो ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग भी हमारा एक इशू है इन्वायरमेंट का। कार्बन डाइऑक्साइड लगातार, देखिए, हमारे अर्थ की एक टेंडेंसी होती है, वो अपना टेम्परेचर एक बार में बढ़ाता है फिर घटाता है। तो लेकिन अब क्या हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, लेकिन इसके चारों तरफ ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है ये क्या कर रही है, ये सन से आने वाली हीट को रोक रही है, और जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और अर्थ में 71% वाटर है, आउट ऑफ 50% फ्रोजन फॉर्म में जमा हुआ है। तो अब धीरे धीरे अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा भाई, जितना भी आइसबर्ग है या ग्लेशियर है ये सब क्या होगा, पिघलने लगेगा। और जब ग्लेशियर पिघलेगा तो सी लेवल राइज करेगा तो लैंड डूब जाएगा। अब सारे लैंड अगर डूबने लगेंगे तो अब कहाँ जाएंगे, टीवी टावर के ऊपर चढ़ के बैठेंगे? नहीं। ठीक है, तो इसीलिए ये ग्लोबल वार्मिंग को रोकना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरा है, पृथ्वी खत्म हो सकती है। और ग्लोबल वार्मिंग फैलाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट गैस जो है या सबसे रिस्पॉन्सिबल गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे तो इन सारी गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। तो इसको समझिएगा और ध्यान रखिएगा। देखिए, ये तो एटमॉस्फेयर का बेसिक चीज़ें हो गई। हमने एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन को देख लिया और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें उसको देखा। ऑक्सीजन इसका मेन कंपोनेंट है, लेकिन इतना भी नहीं। ठीक, अगर हमें आग लगानी होती है, ठीक है, तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक, आग लगाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और हम जब आग लगाते हैं तो एटमॉस्फेयर के कितने हिस्सों को उसमें यूज़ करते हैं, 1/5। ठीक है, आग लगाने के लिए, ठीक है, हम एटमॉस्फेयर के कितने हिस्से को यूज़ करते हैं, 1/5, 1/5 भाग। जैसे आग लगी है तो आग में जो एटमॉस्फेयर का हिस्सा यूज़ हो रहा है उस पूरी एयर का, वो 1/5 होता है। इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये आपका एक बेसिक चीज़ हो गई एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझिएगा। अब देखिए, एटमॉस्फेयर में पूरी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, वो होमोजीनियस नहीं है, बल्कि नॉन यूनिफॉर्म फॉर्म में। नॉन यूनिफॉर्म फॉर्म का मतलब क्या है, वो अलग अलग लेयर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, जो आपकी एनसीईआरटी में डिस्क्राइब है, हम सिर्फ उसी लेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हमारे एटमॉस्फेयर में जो लेयर्स पाई जाती हैं, मोटी मोटी हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी लेयर्स है, 5 लेयर है। हाउ मैनी लेयर्स आर इन आवर एटमॉस्फेयर, देयर आर 5 लेयर इन आवर एटमॉस्फेयर। ठीक है, पहली लेयर का नाम जो है वो है आपका ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल। आपकी जो पहली लेयर है वो है ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल। ये देखिए हमारा अर्थ है, दिख रहा है आपको ही नीचे। अर्थ की जो पहली लेयर है, अर्थ की करीब सबसे पहली लेयर है वो ट्रोपोस्फियर है। उसके बाद आते हैं दूसरी लेयर। दूसरी लेयर है स्ट्रैटोस्फियर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल ट्रोपोस्फियर के बाद अगली लेयर आती है, दूसरी लेयर। ठीक, इसके बाद आपकी अगली लेयर जो है
वो है मेसोस्फीयर या मध्यमंडल। मेसोस्फीयर या मध्यमंडल वो हमारे एटमॉस्फेयर की सरफेस से तीसरी लेयर है। उसके बाद हमारे पास अगली लेयर जो आती है वो है आयनोस्फीयर या आयन मंडल। वो नीचे के सरफेस से हमारे एटमॉस्फेयर की चौथी लेयर है। ओके गाइस। और उसके बाद हमारे पास सबसे आउटर पार्ट पे आता है एक्सोस्फीयर या वायुमंडल। वायुमंडल जो है ये हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे आउटर लेयर है। ये देखिए दिख रहा है। तो सबसे पहली चीज़ तो इसको आता है इसको अरेंज करने को, नीचे से ऊपर तक अरेंज करने को आता है। नीचे से ऊपर तक अरेंज करने को आएगा। सबसे पहली लेयर आपकी कौन सी होगी? ट्रोपोस्फियर। ठीक है। फिर दूसरी लेयर कौन सी होगी? स्ट्रेटोस्फियर। फिर तीसरी लेयर कौन सी होगी? मेसोस्फियर। चौथी लेयर थर्मोस्फियर। पांचवी लेयर एक्सोस्फियर। ठीक है। इनको अरेंज करने को अक्सर आता है। ठीक है। ये सरफेस से अपर पार्ट पर है। लेकिन अगर ऊपर से नीचे अरेंज करने को आया तो आपकी पहली लेयर कौन सी हो जाएगी? आउटर से इनर तक पहली लेयर एक्सोस्फियर, दूसरी लेयर थर्मोस्फियर, तीसरी लेयर मेसोस्फियर, चौथी लेयर स्ट्रेटोस्फियर और पांचवी लेयर क्या है? ट्रोपोस्फियर। तो देखिए अरेंज करना कैसे है ये याद रखिएगा, आउटर से इनर की इनर से आउटर। ठीक है। हमारा एटमॉस्फेयर की जो ये लेयर्स हैं इन लेयर्स को आपको ध्यान रखना है, सरफेस से ऊपर जाते हुए और ऊपर से नीचे आते हुए। इनके दोनों पैटर्न्स को याद रखना है। ये पैटर्न्स एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार इससे क्वेश्चन बनते हैं और आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। तो इनको याद रखिएगा, ऑर्डर याद रखिएगा। अगर आपने ऑर्डर याद रखा है तो आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जहाँ तक मेरा मानना है आपको सब चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ओके। चलिए अब हमें इन्हीं लेयर्स को एक एक करके देखना है। ठीक है। हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना है। तो हम एक जनरल आइडिया लेके फटाफट इसमें आगे बढ़ते हैं। मोटे मोटे पॉइंट्स को नोट्स करते जाइएगा और समझते जाइएगा। ठीक है गाइज। चलिए हमारी जो पहली लेयर है वो है आपकी ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर हमारे एटमॉस्फेयर की पहली लेयर है। ये देखिए ये आपकी ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर आपके एटमॉस्फेयर की पहली लेयर, इसको हिंदी में बोलते हैं क्षोभ मंडल। अब इस पहली लेयर में खास बात क्या है? देखिए पहली लेयर में हमारे सारे फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं। फिजिकल फीचर से क्या मतलब होता है? फिजिकल फीचर से हिंदी में बोलते हैं सर भौतिक संरचना। भौतिक संरचना से मतलब होता है कि हमारे जितने भी पर्वत, पेड़, पठार, झरने, झील, ये सब जो भी हैं वो सब इसी लेयर में आते हैं। ठीक है। ऑल फिजिकल फीचर्स। ठीक है। इंसान, जानवर। ठीक है। इसके अलावा सारे वेदरिंग फिनोमिनास। वेदरिंग फिनोमिनास मतलब मौसम संबंधित घटनाएं। मौसम संबंधित घटनाओं से मतलब क्या है? आंधी, तूफान, पानी, बरसात, ये सब कहाँ आ रहा है? ये आपकी पहली लेयर रहा है। तो पहली लेयर जो है ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है। क्यों? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर का 90% से ज़्यादा हिस्सा इसी लेयर में फॉलो करता है, इसी लेयर में कंप्राइज होता है। तो इसे ध्यान रखिएगा कि हमारे एटमॉस्फेयर की पहली लेयर सारे फिजिकल फीचर्स को कंटेन करता है। आंधी, तूफान, पानी, बरसात, इंसान, चिड़िया, कौवा, चील, गिद्ध, बाज, शक्तिमान, सब यहीं पाया जाता है। जी हाँ, शक्तिमान भी आपको यहीं मिलेगा अगर आप देखेंगे। और अगर आप शक्तिमान को नहीं जानते तो आप जूनियर जी को जानते होंगे, वो सब यहीं मिलते हैं। ओके गाइज। तो हम अगर बात करते हैं तो ये तो बात होगी किसके बारे में? ऑल वेदरिंग फिनोमिनास। आंधी, तूफान, पानी, बरसात सब यहीं आता है। ठीक। तो दो चीज़ें हमें यहाँ पे मिल गई। तीसरी चीज़ जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इस लेयर की जो हाइट है वो यूनिफॉर्म नहीं है। इस लेयर की जो हाइट है वो यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है। इस लेयर इक्वेटर से पोल तक जाने पर इस लेयर की ऊंचाई घटती है। ठीक है। इक्वेटर पे इसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है और पोल्स तक जाते जाते इसकी ऊंचाई कम होने लगती है। इसे याद रखिएगा। ठीक है। पोल्स पर लगभग इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर तक होती है और इक्वेटर पे इसकी ऊंचाई जो होती है 18 किलोमीटर तक होती है। तो इसकी ऊंचाई यूनिफॉर्म नहीं है। तो कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई नियत नहीं होती है, कांस्टेंट नहीं होती है, तो सही है कि गलत है? एकदम सही है। ठीक है। विषुवत रेखा से ध्रुवों तक जाने पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई घटती है, सही है कि गलत है? सही है। ध्रुवों से विषुवत रेखा तक आने पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ती है, सही है कि गलत है? सही है। तो याद रखिएगा द हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर इज नॉट कांस्टेंट। फ्रॉम गोइंग इक्वेटर टू पोल द हाइट विल बी डिक्रीज एंड फ्रॉम गोइंग पोल्स टू इक्वेटर द हाइट विल बी
इंक्रीज। तो ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो अगली चीज़ हमें मिल गई वो है इसकी हाइट। नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन अब अगर कभी कदार इसकी एवरेज हाइट पूछने को देता है तो आप 14 या 13 किलोमीटर जो भी आपको ऑप्शन में दिया हो आप उसे लगा सकते हैं। ठीक है, अगर इसकी एवरेज हाइट पूछता है कि इसकी एवरेज हाइट कितनी है, तो गाइज इसकी एवरेज हाइट जो है वो आप 13 या 14 किलोमीटर जो आपको एग्जाम मिल जाए आप लगा सकते हो। ठीक है, 13 मिल जाए 14 मिल जाए जो भी मिल जाए आप उसको ले सकते हो। ठीक है, आमतौर पे 13 ज़्यादा आता है तो 13 को ही प्रेफरेंस दीजिएगा। 14 कभी कदा 13 नहीं आता तो 14 आता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट देखिए लिखा हुआ है लैप्स रेट। लैप्स रेट बहुत से लोग शायद इसको जानते हो, हिंदी में से हम बोलते हैं पतन दर। लैप्स रेट या पतन दर, पतन दर क्या होता है, लैप्स रेट क्या होता है। तो देखिए लैप्स रेट या पतन दर की जब हम बात करते हैं, इसे नाम से पता चल रहा है पतन होना, कम होना। ठीक है, लैप्स रेट। तो लैप्स रेट मतलब कम होना, क्या कम होना, तापमान कम होना। पहली लेयर में जैसे 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 हम ऊपर जाते हैं तापमान कम होता है। क्या कम होता है, तापमान, टेम्परेचर। ठीक है, पहली लेयर में जैसे ही हम 165 मीटर ऊपर जाते हैं 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। तो इसे हम बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट बेसिकली फाउंड इन फिश लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, इट इज फाउंड इन ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल। जैसे ही पहली लेयर में हम 165 मीटर ऊपर जाते हैं टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, गिर जाता है। इसी टेम्परेचर गिरने के रेट को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं लैप्स रेट या पतन दर। पतन दर या लैप्स रेट आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, ये तो एक हो गया 165 मीटर पर डिग्री सेल्सियस। अब अगर इसको हम दूसरे फॉर्म में जाने, एक दूसरा फॉर्म भी है इसका। ठीक है, -6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, है ना। ठीक, 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है, 6.5 नियर अबाउट, है ना। एनसीईआरटी में 6.4 दिया हुआ है। और माइनस क्यों लगा, माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि तापमान गिर रहा है। तो देखिए लैप्स रेट की वैल्यू ये भी है और ये भी है, तो दोनों आपके लैप्स रेट की वैल्यू है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर आप इसे ध्यान रखेंगे तो आपको ज़्यादातर चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए गाइस अब थोड़ा सा बेसिक पे और ध्यान दे देते हैं। लैप्स रेट देख लिया, -165 मीटर पर डिग्री सेल्सियस, या फिर लैप्स रेट की दूसरी वैल्यू कितनी, दूसरी वैल्यू है -6.4 या 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ठीक है, ये लैप्स रेट की वैल्यू है। इसे नॉर्मल लैप्स रेट या समान पतन दर भी बोलते हैं। तो ये तो हो गई 3 चीज़ें। ठीक, अब अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ है यहाँ पर जेट स्ट्रीम। जैसे नाम से पता चलता है जेट धारा। जेट धारा या जेट स्ट्रीम जो होती है जेट की स्पीड से चलने वाली एक धारा होती है, जो हमारे एटमॉस्फेयर की किस लेयर में पाई जाती है, ये हमारे एटमॉस्फेयर की फर्स्ट लेयर में पाई जाती है। और ये क्या इम्पैक्ट डालती है, इसका इम्पैक्ट जो होता है वो हमारे क्लाइमेट पे होता है, जलवायु में बहुत सारे परिवर्तन लाती है। तो इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा, जेट स्ट्रीम कहाँ चलती है, ये अक्सर पेपर में आता रहता है और पूछा जाता है। तो पहली लेयर में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हमें मिल गई। ठीक है, पहली चीज़ क्या मिली, ये नीचे से अगर शुरू करें तो जेट स्ट्रीम। ठीक है, जेट की स्पीड से चलने वाली ये स्ट्रीम होती है। दूसरी चीज़ लैप्स रेट या पतन दर। ठीक है, समान पतन दर भी कहते हैं। ठीक है, सारे भौतिक संरचनाएं, सारी भौतिक संरचनाएं मतलब आंधी तूफान पानी बरसात, ये सब कहाँ मिलता है, ये आपको पहली लेयर में मिलता है। ठीक है, ठीक सॉरी भौतिक संरचना मतलब सारे फिजिकल फीचर्स। फिर आंधी तूफान पानी बरसात भी कहाँ मिलता है, पहली लेयर में। सारा का सारा डिस्टर्बेंस पहली लेयर में है। तो पहली लेयर में सारा डिस्टर्बेंस हो जाता है, देखिए जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए सारा आंधी तूफान पानी बरसात पहली लेयर में। तो पहली लेयर में ही सारा डिस्टर्बेंस होता है तो दूसरी लेयर एकदम शांत होती है।
अब दूसरी लेयर एकदम शांत है, तो हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आइडियल कंडीशन यहीं पर होती है। अब आइडियल का मतलब ये नहीं होता कि फ्यूल बचता है। देखिए, फ्यूल तो पहली लेयर में ही बचेगा। हवाई जहाज दूसरी लेयर में उड़ता है तो फ्यूल ज़्यादा लगता है, पहली लेयर में उड़े तो फ्यूल कम लगता है। लेकिन दूसरी लेयर में हम हवाई जहाज क्यों उड़ाते हैं? क्योंकि पहली लेयर में डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा होते हैं, और हवाई जहाज जो होता है इसमें अगर कुछ भी दिक्कत आई तो सीधे क्रैश कर जाता है। इसीलिए डिस्टर्बेंसेस से बचाने के लिए हम इसे हमेशा बादलों के ऊपर उड़ाते हैं। तो कभी भी अगर आप फ्लाइट वगैरह में बैठे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि फ्लाइट धीरे धीरे टेक ऑफ तो करती है पहली लेयर से, लेकिन हमेशा फ्लाइट उड़ती किस लेयर में? ये उड़ती है दूसरी लेयर में, बादलों के ऊपर आपको ले जाते हैं। ठीक है, कभी आप उसमें सफ़र करिए तो आपको समझ में आएगा कि बादल कैसे होते हैं, और नीचे के बादल और ऊपर के बादल आज के टाइम में कितना डिफरेंस क्रिएट कर चुके हैं हमारे पोल्यूशन की वजह से, ये आपको दिखेगा वहाँ पर। ठीक है, तो दूसरी लेयर में जो पहली चीज़ हमें मिलती है वो है हवाई जहाज। हवाई जहाज हमारे वायुमंडल की किस परत में उड़ता है? दूसरी लेयर में। क्यों? क्योंकि हमें डिस्टर्बेंसेस से, व्यवधानों से बचना होता है। ठीक है, और जो अगली चीज़ यहाँ पे मिलती है जो आपके एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, वह है ओजोन। ओजोन मतलब O3। इसको हम किससे इंडिकेट करते हैं? O3 से। अब ये ओजोन क्या होती है? ओजोन किस तरह से होती है? ओजोन एक तरह की गैस है। ठीक है, ओजोन का मुख्य मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य क्या होता है ओजोन के? अगर मुख्य कार्य की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो मेन मेन कंपोनेंट्स हैं, पहली चीज़ तो ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स मिलने से हमारा ओजोन का एक मॉलिक्यूल तैयार होता है। और सबसे खास बात क्या है कि ओजोन जो है सन से आने वाली यूवी रेस से हमें रोकता है। यूवी रेस, यूवी रेस जो होती है इनको हम बोलते हैं हिंदी में पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट रेज। सन से आने वाली यूवी रेज जो होती है बहुत ही हार्मफुल होती है। यूवी रेस की अगर हम बात करते हैं तो ये हमको नुकसान पहुंचाती है। हमको क्या, पूरे अर्थ को नुकसान पहुंचाती है, पूरी पृथ्वी को। अब ये किस तरह से नुकसान पहुंचाती है? यूवी रेस का क्या नुकसान होता है? यूवी रेस हमें बहुत तरह से नुकसान पहुंचाती है, लेकिन आपको इसका नुकसान एक सीमित जगह तक ही आपको पता है। इसका सीमित एरिया तक जो नुकसान है वो आपको ये पता है कि ये स्किन कैंसर लाता है ना? तो क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ स्किन कैंसर ही लाता है, कुछ और इसकी वजह से नहीं होता है? कोई और बीमारी नहीं हो सकती इसकी वजह से? तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। यूवी रेस एक खतरनाक रेज होती है जो हमारे सिस्टम में बहुत ही हार्मफुल होती है। ठीक है, इसके कांटेक्ट पे आने पर हमारा पूरा अर्थ को नुकसान होता है। ठीक है, अर्थ में देखो जितने भी बायोटिक कंपोनेंट है वही जीवन जीने वाले लोग हैं। सबसे पहले ह्यूमन को नुकसान होता है। ह्यूमन मतलब इंसान को क्या होता है? इंसान में जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब आनुवांशिक परिवर्तन होता है। ह्यूमंस में जेनेटिक डिसऑर्डर या आनुवांशिक परिवर्तन होता है। और ये जो आनुवांशिक परिवर्तन आता है इससे उनकी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस होते हैं। इसमें सबसे कॉमन जो आनुवांशिक परिवर्तन होता है, जो सबसे कॉमन पाया जाता है, वो आपका स्किन रिलेटेड डिजीज होती है। ठीक है, स्किन से होने वाली बीमारियां हो जाती हैं। ठीक, इन बीमारियों में सबसे आगे आपका स्किन से होने वाली बीमारी होती है। ठीक है, और उसमें आपका स्किन कैंसर आ जाता है। त्वचा संबंधित रोग होते हैं, त्वचा संबंधित रोग में सबसे आगे कौन सा आ जाता है? सबसे आगे आ जाता है आपका स्किन कैंसर। लेकिन सिर्फ स्किन कैंसर तक ही ये बीमारी सीमित नहीं है। ये बीमारी जो है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, इससे आपका कैटरैक्ट, ठीक है, मोतियाबिंद भी आपको हो सकता है। मोतियाबिंद, आपको और क्या हो सकता है? मोतियाबिंद। मोतियाबिंद जो होता है
कैटरैक्ट इसे हम बोलते हैं, ये भी आपको इस पे हो सकता है, इसे ध्यान रखें। और मोतियाबिंद जो होता है ये आपका मेन इसकी वजह से हो रहा है, किसकी वजह से? यूवी रेस के कांटेक्ट में आने से। फिर दूसरी चीज़ जो यूवी रेस के कांटेक्ट में आने पर होता है वो हमारा, देखिए ह्यूमंस को नुकसान हो गया, एनिमल्स को भी होता है, ठीक। एनिमल्स, एनिमल्स में क्या होता है? एनिमल्स में भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स आते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब एनिमल्स के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। उनके जेनेटिक प्रॉब्लम आ जाते हैं, है ना। सींगें नहीं आती है, या फिर खुर गायब हो जाते हैं, या अलग अलग तरीके से उनकी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर जिसको हम म्यूटेशन बोल सकते हैं, ये प्रॉब्लम आ सकती है। और देखिए ह्यूमंस के बाद हमारे पास जो अगला कंपोनेंट है वो है प्लांट्स। प्लांट से इनमें दिक्कत क्या आती है? देखिए प्लांट से इनमें दिक्कत आती है क्या? प्लांट में आता है, प्लांट की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं, ठीक। प्लांट्स में एक प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। हिंदी में से बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? सन की प्रेजेंस में जितने प्लांट्स होते हैं अपना फूड बनाते हैं, तो यूवी रेस के कांटेक्ट में आने पर प्लांट की फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो स्लो पड़ जाती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मंद पड़ जाती है। अब ये प्रक्रिया जब मंद पड़ जाती है तो इसके मंद पड़ने से क्या होता है? प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, और जब प्लांट की ग्रोथ रुक गई तो प्लांट ग्रो करना बंद कर देंगे। तो आपको इस समझ में आया कि यूवी रेस कितनी हार्मफुल है, ठीक है। तो ओजोन जो है इसको हमें एक स्पेशल पार्ट से पढ़ना है, एक स्पेशल तरीके से पढ़ना है, ठीक है। और इसमें हमें सारी चीज़ों को देखते हुए चलना है। देखिए सबसे पहली चीज़ तो हमें देखना है कि ओजोन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और उससे क्या क्या क्वेश्चन बनता है। आपके एग्ज़ाम में ओजोन से क्वेश्चन बनता ही बनता है, और क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनता है कि आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है गाइस। तो इसे इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और मेरे हिसाब से काफ़ी यूज़फुल भी है आपके लिए। सबसे पहली चीज़ जो है ओजोन के बारे में जो हम जानेंगे वो है आपका कि ये किस लेयर में पाई जाती है। ये समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ओजोन काम होता है यूवी रेस को फिल्टर करना। यूवी रेस पूरे के पूरे सिस्टम को नुकसान पहुंचाती है। पराबैंगनी किरणें हमारे पूरे के पूरे अर्थ को नुकसान पहुंचाती है। पराबैंगनी किरणें कितने प्रकार की होती हैं? यूवी रेस आपके पास तीन टाइप की होती हैं, एक होती ए, दूसरी होती बी, और तीसरी होती सी, ठीक है। पराबैंगनी किरणें कितने प्रकार की होती हैं? तीन, ए, बी और सी। इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सी होगी? आप गैस कर सकते हैं सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सी होती है? इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक जो होती है वो होती है सी। सी इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। लेकिन अब खास बात क्या है, अच्छी बात यह है कि ये कभी अर्थ तक आती नहीं है, पृथ्वी से आने से पहले ही ये लौट जाती है, ठीक है। और जब ये पृथ्वी पर आने से पहले ही लौट जाती है तो इसका मतलब क्या है? ये हमारे अर्थ पर नहीं आती। तो हमारी अर्थ की तरफ आती कौन सी? हमारी पृथ्वी की तरफ आती है आपकी ए और बी, ठीक है। इसमें से बी जो है वो ओजोन इसे क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। लगभग 99% बी यूवी रेस को ओजोन एब्जॉर्ब कर लेता है। और फिर जो ए बचती है वो हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है। कहाँ तक पहुंचती है? पृथ्वी तक। तो आप इससे समझ सकते हैं कि पराबैंगनी किरणें जो होती हैं तीन प्रकार की होती हैं, और इनसे विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, सबसे खतरनाक पराबैंगनी किरणें कौन सी होती है? तो आंसर होगा सी टाइप की। फिर दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि वो कौन सी पराबैंगनी किरणें हैं जो यूवी रेस को एब्जॉर्ब करती हैं, या वो कौन सी पराबैंगनी किरणें हैं जो ओजोन के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती हैं? तो वो है बी,
ठीक है, या फिल्टर की जाती है, छानी जाती है। और पृथ्वी तक क्या कोई ओजोन लेयर आती है, सॉरी यूवी रेज आती है? तो आती है, कौन सी आती है? ए। तो आपको याद रखना है पराबैंगनी किरणें आपके पास कितने प्रकार की हैं? तीन, ए, बी और सी। अब इन पराबैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब करने का काम किसका होता है? ओजोन का। अब देखिए ओजोन जो होता है इसी पराबैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद अपने आप का फॉर्मेशन करता है। तो ओजोन जितना भी बनता है वो इन्हीं पराबैंगनी किरणों के एब्जॉर्ब होने से तैयार होता है। जब ओजोन इन पराबैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, तब अपना फॉर्मेशन चालू करता है और O3 बनता है। आप इसको समझ सकते हैं। तो ओजोन जो है ये पराबैंगनी किरणों के एब्जॉर्ब होने से तैयार हो रहा है, इसको ध्यान रखिए। अब पराबैंगनी किरणें हमें कहाँ से मिलती है? सूर्य से मिलती है। तो सूर्य की किरणें जहाँ पर ज़्यादा पड़ेगी वहाँ पर ओजोन ज़्यादा बनेगा, और जहाँ पर कम पड़ेगी वहाँ ओजोन कम बनेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो विषुवत रेखा जो है वहाँ पर सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ती हैं, और ध्रुव जो होता है पोल्स, वहाँ पर सूर्य की किरणें कम पड़ती हैं। तो विषुवत रेखा जानते हैं ना आप लोग? विषुवत रेखा पृथ्वी की में एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। बीच वाली लाइन विषुवत रेखा है, और ये वाली 90 पोल्स है। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों तक जाने पर ओजोन की मोटाई कम होती है। ओजोन की मोटाई क्यों कम होती है? क्योंकि सूर्य की किरणें भी वहाँ धीमे धीमे कम पड़ने लगती है। तो याद रखिएगा ओजोन की भी जो चौड़ाई है, ओजोन परत की जो मोटाई है, वो पूरी पृथ्वी पर समान नहीं है। वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा विषुवत रेखा पर है, और सबसे कम कहाँ पर है? ध्रुवों पर है। तो ये याद रखिएगा, विषुवत रेखा से ध्रुवों तक जाने पर ओजोन की मोटाई बढ़ती है कि घटती है? तो इसका आंसर है घटती है। फ्रॉम गोइंग पोल्स टू इक्वेटर द विड्थ ऑफ ओजोन विल डिक्रीज और इंक्रीज। तो आंसर क्या होगा? इंक्रीज। तो ओजोन एक हमारी इंपॉर्टेंट लेयर है, और ये यूवी रेस की वजह से बनती है। तो गाइज इस स्लाइड में जो मेन मेन चीज़ें थी मैंने आपके साथ डिस्कस की है, इसको ध्यान रखिएगा। इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन बहुत एग्जाम में बनते हैं। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, ओजोन को अभी हम और डिटेल में देखेंगे। देखिए ओजोन की हमने बात करी, तो इक्वेटर से पोल तक जाने पर ओजोन की मोटाई घटती है कि बढ़ती है? तो आपको अभी समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स से शेयर करते जाइएगा और बताते जाइएगा कि बहुत जल्दी इसकी लाइव वीडियोस भी शुरू होंगी, ठीक है। अब देखिए इक्वेटर से पोल तक अगर हम जाते हैं तो ओजोन की मोटाई बढ़ती है कि घटती है? तो घट रही है। अब पोल हमारे पास कितने हैं? पोल हमारे पास हैं दो। एक पहला पोल का नाम क्या है? आर्टिक, ठीक है, और दूसरे का नाम क्या है? अंटार्कटिक या आर्कटिक, ठीक है। पहले का नाम है अंटार्कटिक, दूसरे का नाम है आर्कटिक। तो हमारे पास दो पोल है, ठीक। एक आपका साउथ पोल, ठीक है, साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव है, और दूसरा आपका नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव है, ठीक। अब नॉर्थ और साउथ पोल में कहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं, आर्टिक या अंटार्कटिक? तो देखिए अंटार्कटिका की तो पॉपुलेशन ज़ीरो है, ठीक है। अंटार्कटिका की जो जनसंख्या है वो तो शून्य है अकॉर्डिंग टू डेटा। तो जब जनसंख्या शून्य है तो यहाँ कोई रहता नहीं है। आर्टिक के आसपास काफ़ी सारे देश मिलते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको कनाडा भी मिलेगा, ठीक है। कनाडा के अलावा नॉर्वे, फिनलैंड एक्सेट्रा बहुत सारे देश मिलते हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास आर्टिक अंटार्कटिक में पॉपुलेशन कहाँ ज़्यादा है? आर्कटिक पर। अंटार्कटिक पर तो कोई रहता नहीं है। लेकिन हमारा जो ओजोन होल हो रहा है वो हमेशा कहाँ हो रहा है? वो हो रहा है आपका अंटार्कटिक में। अंटार्कटिक मतलब साउथ पोल में। तो ओजोन होल हमेशा कहाँ हो रहा है? आपका साउथ पोल में। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ये क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन का जवाब आपको मुझे देना है, ठीक है। ठीक, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सारे ओजोन होल अंटार्कटिक में ही क्यों हो रहे हैं? आर्कटिक में जबकि लोग रह रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन आर्कटिक का ज़्यादा हो रहा है, अंटार्कटिक का बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो सारे ओजोन होल अंटार्कटिक में ही क्यों हो रहे हैं? इसका जवाब आप मुझे कमेंट में जरूर लिख के दीजिएगा। चलिए, हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे पास दो पोल थे, एक था अंटार्कटिक, दूसरा था आर्कटिक। अंटार्कटिक आर्कटिक में हमारे पास ओजोन की मोटाई अंटार्कटिक में बहुत ही कम हो गई, ठीक है। अंटार्कटिक में इतनी कम हो गई कि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया ओजोन होल। ओजोन होल मतलब ओजोन छिद्र बोलते हैं हिंदी में से। ठीक, अब ये ओजोन होल को डिस्कवर किसने किया, खोजा किसने? तो ये यूरोपियन एक साइंटिस्ट है जोसेफ फॉरमैन, इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया 1985 में। इनकी ये कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये ओजोन होल बहुत पहले हो चुका था, 70s के डिकेड में, लेकिन डिस्कवर इन्होंने 85 में किया। अब जब इन्होंने 85 में इस ओजोन होल को डिस्कवर किया तो यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन अराइज हुए। पहला क्वेश्चन कि आपने ओजोन होल को का पता कैसे किया। दूसरा क्वेश्चन, ओजोन होल हो क्यों रहा है। और तीसरा क्वेश्चन, अगर ओजोन होल हो रहा है तो अब इसको रोका कैसे जाए। तो यहाँ पे तीन तरह के क्वेश्चन उठ के आते हैं। कहाँ पर? जब ओजोन होल की डिस्कवरी हो गई जोसेफ फॉरमैन के थ्रू, तो पहली चीज़ तो ये पूछेगी कि अब किस आधार पर बोल रहे हैं कि ओजोन होल हो गया है, क्या आपने कैसे ढूंढा, कोई तरीका था क्या? तो जोसेफ फॉरमैन ने अपनी रिपोर्ट में सब चीज़ों में इन सबको मेंशन किया। सबसे पहले उन्होंने बताया कि डॉप्सन नाम की एक यूनिट होती है, एक मीटर आता है डॉप्सोनोमीटर। डॉप्सोनोमीटर की मदद से इन्होंने ओजोन की मोटाई नापी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, डॉप्सन किसकी यूनिट होती है? ओजोन को नापने की, ठीक है। पहला क्वेश्चन, पहला आंसर। किसे नापा? डॉप्सन नाम के एक साइंटिस्ट, उन्होंने डॉप्सोनोमीटर बनाया था जिससे हम ओजोन की मोटाई या इसकी डेंसिटी को मेजर करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पता चल गया कि कैसे ओजोन को नापा जाता है, डॉप्सन की मदद से, डॉप्सोनोमीटर की मदद से। डॉप्सन किसका मात्रक होता है? डॉप्सन ओजोन को नापने का मात्रक होता है। ओजोन को हम डॉप्सन की मदद से नापते हैं। डॉप्सोनोमीटर का इस्तेमाल हम ओजोन की मोटाई नापने के लिए करते हैं। तो गाइस, इसको भूलिएगा नहीं। अब दूसरी चीज़, ओजोन होल क्यों हो रहा है? ओजोन होल होने का मुख्य कारण क्या है, मुख्य वजह क्या है? तो इसकी कारण या वजह है CFC। CFC जैसे आपके पास यहाँ पे है, इसका फुल फॉर्म आप लोग को पता भी होगा, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, ओके। क्लोरो फ्लोरो कार्बन, CFC से हम शॉर्ट में प्यार मोहब्बत से CFC बोल देते हैं। वैसे इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ये एक आर्टिफिशियल गैस है। किस तरह की गैस है? आर्टिफिशियल गैस। आर्टिफिशियल गैस का मतलब क्या है? ये कृत्रिम रूप से बनाई जाती है और इसका मुख्य यूज़ कहाँ होता है? इसका मुख्य यूज़ होता है कंप्रेसर में। कंप्रेसर मतलब जो कूलिंग करने वाली डिवाइसेस होती हैं, कहीं पर भी अगर कूलिंग होगी तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये एक आर्टिफिशियल गैस होती है। अब CFC के बारे में मैं आपको कुछ बता दूँ। CFC बहुत ही खतरनाक गैस होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे ही वाटर के साथ मिलती है तो ये रिलीज करती है क्लोरीन। क्या रिलीज करती है? क्लोरीन। और क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल जो होता है, इसका एक मॉलिक्यूल ओजोन के 50,000 से 1 लाख मॉलिक्यूल्स को तबाह कर देता है। आप समझ सकते हैं, मतलब इसका एक सिपाही ओजोन के 50,000 से 1 लाख सिपाही को मार देता है। मतलब ये बाहुबली टाइप का है। मतलब क्लोरीन क्या है? क्लोरीन एक बाहुबली के जैसा है। बाहुबली जानते हैं ना, कटप्पा वाला। तो ये कटप्पा ही बोल सकते हैं, बाहुबली बोल सकते हैं, क्योंकि बड़े वॉरियर टाइप के लोग होते थे, कई लाखों लोगों को मार चुके होते थे। तो क्लोरीन भी ऐसे ही है कि ये एक मॉलिक्यूल ओजोन के 50,000 मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करता है, कम से कम। इससे ज़्यादा भी कर सकता है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन रेगुलर बन रही है, वरना अब तक तो ओजोन पूरी तरह से डिसअपेयर हो चुकी होती। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है। तो ये किस तरह से नुकसान करता है मैंने आपको बता दिया। तो ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले
में आपका आंसर क्या आता है? आंसर आता है CFC। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है गाइस, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम कहाँ देखते हैं? तो हमारे पास जितनी AC आती है, एयर कंडीशनर, वहाँ पर। इसके अलावा और कहाँ मिलता है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपके वेयर हाउसेज होते हैं, जैसे जहाँ पर बड़े बड़े वेयर हाउसेज होते हैं, कोल्ड स्टोरेज होते हैं, वहाँ पर भी ये निकलता है। तो जैसे ही हमें पता चला कि भाई CFC इतना नुकसान पहुँचाती है, तो हमने CFC को फ़ौरन क्या कर दिया? हमने CFC को तुरंत के तुरंत बैन कर दिया, इस पर रोक लगा दिया। 85 में ही हमें पता चला, तभी हमने इस पर काम करना शुरू किया और इसका एक ऑल्टरनेट ढूंढना शुरू किया। लेटर ऑन हमें एक ऑल्टरनेट इसका मिला भी, और वो ऑल्टरनेट क्या था? आज के टाइम के AC में हम क्या यूज़ करते हैं? HFC, हाइड्रो फ्लोरोकार्बन। HFC आज के टाइम के AC में हम क्या यूज़ करते हैं? HFC, हाइड्रो फ्लोरोकार्बन। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है, देखो यहाँ पे नुकसान कौन पहुँचा रहा था गाइस? ये देखिए, यहाँ पे नुकसान पहुँचाने वाला मेन एलिमेंट था आपका, कौन सा एलिमेंट था? आपका मेन एलिमेंट था ये वाला, ये देखिए, ये क्लोरीन वाला। ठीक है, ये क्लोरीन वाला जो एलिमेंट था, ये आपका मेन नुकसान पहुंचाने वाला एलिमेंट है, ये वाला। ठीक है, तो C क्लोरो, तो हमने इसकी जगह H लगा लिया। और आज के टाइम में AC में हम क्या यूज़ करते हैं? आज के टाइम जितनी भी AC यूज़ होती हैं, उन सारी AC में हम यूज़ करते हैं HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। ये तो हमने बात कर ली किसके बारे में? कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में। ठीक, अभी यहाँ पर हमारा ये मुद्दा पूरा नहीं हुआ है, हम इसको समझ रहे हैं। हमने यहाँ पर देख लिया काफ़ी सारी चीज़ों को, काफ़ी सारी चीज़ों को मतलब यहाँ पर हम पहुँच गए बहुत सारी चीज़ों को समझने के लिए। चलिए, अब ये सब आपको समझ में आ गया। फिर से एक बार पूरी कहानी को देखते हैं और वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। इक्वेटर से पोल तक आने पर ओजोन की मोटाई घटती है। हमारे पास पोल दो है, आर्टिक अंटार्कटिक। आर्टिक पर ओजोन की मोटाई कम है और अंटार्कटिक पे भी कम है, लेकिन ओजोन होल कहाँ हो रहा है? अंटार्कटिका पे। 1985 जोसेफ फॉनमैन के थ्रू हो रहा है। ओजोन को नापा इन्होंने डॉप्सन की मदद, डॉप्सन नाम की, डॉप्सन ओजोन को नापने का यूनिट है। और ओजोन हो क्यों रहा है? CFC की वजह से। CFC मतलब क्लोरो फ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें तो ये एक आर्टिफिशियल गैस होती है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन ओजोन हो क्यों रहा है, तो वो भी क्लियर हो गया। ठीक है, ओजोन को नापा कैसे, वो भी क्लियर हो गया। अब ओजोन होल को रोकने के लिए हम क्या करें? तो हम क्या करें? हम दुनिया को इसके बारे में बताएं, दुनिया में इसकी अवेयरनेस फैलाएं। तो इसके लिए हमें क्या करना था? इसके लिए हमने करना शुरू किया समिट। पूरी दुनिया के जितने भी बड़े बड़े देश हैं, उनके मेन मेन लोगों को, लीडर्स को या उनके रिप्रेजेंटेटिव को एक साथ एक सम्मेलन में बुलाया गया, जो कि पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन कहलाते हैं। और उन सम्मेलन में उनको इसके बारे में उनसे डिस्कस किया गया, क्या क्या मेजरमेंट और क्या क्या चीज़ें निकाली जा सकती, उसको वहाँ पर बात की गई। तो यहाँ पर जो समिट्स हुई, वो समिट्स दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक पहली समिट वो जो एग्ज़ाम में आपके आती है, ओजोन के लिए होने वाले पहला सम्मेलन और सबसे फेमस सम्मेलन। तो ओजोन के लिए होने वाला जो सबसे पहला सम्मेलन था, वो वियना था। वियना, वियना एक जगह है। अगर हम वियना की बात करें तो वियना एक जगह है। वियना कहाँ पर है? वियना ऑस्ट्रिया का कैपिटल है। ठीक है, ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये यूरोप का एक देश है, इसे ध्यान रखिएगा। और ये जो वियना सम्मेलन हुआ, वो 1985 में हुआ। ओजोन के लिए होने वाला सबसे पहला सम्मेलन, द फर्स्ट समिट फॉर द ओजोन। अक्सर पूछ लिया जाता है PTR वगैरह में, सुपर टेट में, KVS में, NVS में काफ़ी पूछ लिया जाता है। देखिए, ये लेक्चर सिर्फ एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है, इसमें अब मैं आपको सबको कवर करता चलूँगा। फिर लेटर ऑन इसकी जितनी भी क्विज और जितनी भी टेक्नोलॉजी से चीज़ें बन सकती है पेपर ओरिएंटेड, मैं सब बताऊँगा आपको। तो आप हम मुझे फॉलो करते रहिए बस इस चैनल पर। अब दूसरी चीज़ जो सम्मेलन में निकल के, दूसरा सम्मेलन जो सबसे बड़ा था, वो था आपका मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल ओजोन के लिए होने वाले सबसे बड़े सम्मेलन में से था। सबसे बड़े मतलब बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट
समिट फॉर द ओजोन, बिगेस्ट मतलब समझते हैं ना, सबसे बड़ा। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें आनी थी, बहुत सारी चीज़ें मतलब इसमें सबसे पहली चीज़ जो इस मॉन्ट्रियल के अंदर आई वो आया एक वर्ड, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ आई वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर हम बात करते हैं तो एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा ओजोन के क्षयकरण से। ठीक है, मॉन्ट्रियल समिट ओजोन के लिए होने वाली सबसे बड़ा सम्मेलन था, और ये सम्मेलन कब हुआ था? 16 सितंबर 1987। 16 सितंबर से तो आपको क्लियर हो गया होगा, 16 सितंबर हर साल हम क्या मनाते हैं बताइए? 16 सितंबर को हर साल हम मनाते हैं ओजोन दिवस, ओजोन डे। तो ओजोन डे की नींव यहीं से पड़ी बा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा ओजोन डे का जो फाउंडेशन है वो फाउंडेशन यहीं से हुआ, यहीं से क्लियर हुआ कि ओजोन डे हम कब मनाएंगे और कैसे मनाएंगे। ठीक है, लेटर ऑन जाके ओजोन डे की नींव इसी सम्मेलन के बाद से पड़ी। तो ये तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको एकदम ध्यान रखनी है। अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। मॉन्ट्रियल ओजोन के लिए होने वाला सबसे बड़ा सम्मेलन था। सबसे बड़े सम्मेलन का मतलब क्या है? ये सबसे बड़े लेवल पे था और यहीं से ओजोन दिवस की शुरुआत हुई। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कभी कभी एग्जाम में आता है तो किससे संबंधित है? ओजोन के क्षयकरण से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हमने बात किया है कि हम सीएफसी के इस्तेमाल को कम करेंगे और सीएफसी की जगह पर हम क्या यूज़ करेंगे? HFC। अब देखिए HFC जो है, हमने CFC की जगह पूरी तरह से HFC नहीं लाए। सबसे पहले देखो किसी भी चीज़ को रोकना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? उसका प्रोडक्शन रोकते हैं। तो हमने सबसे पहले इसके प्रोडक्शन को रोका। प्रोडक्शन को रोकने का मतलब क्या है? हमने यहाँ पर क्या किया? CFC के उत्पादन पर रोक लगाई और फिर HFC को लाना शुरू किया। अब जल्दी जल्दी में हमने HFC को ले तो आए, हम जल्दी जल्दी में HFC को ले तो आए, लेकिन हमारी समस्या कम नहीं हुई। आज के टाइम में आप देखते हैं आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ना, हो रही है। आप खुद ही देखते हैं कि गर्मी अच्छी खासी हो रही है। ठीक, शहर में ज़्यादा गर्मी हो रही है कि गाँव में? गाइस आपका जवाब मुझे पता है कि आप बोलेंगे गांव में कम हो रही है, शहर में ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो देखिए आप खुद सोचिए कि हमने जल्दी जल्दी में CFC या HFC लगा दिया। आजकल हर दूसरे तीसरे घर में AC है। ठीक है, मेरे घर में भी है। अब AC जो है, इस स्प्लिट AC आता है। स्प्लिट AC का एक आउटलेट होता है, आउटलेट मतलब एक आउटर होता है। वो आउटर बाहर रखा होता है और अंदर जैसे ही आप स्प्लिट AC चलाते हैं आउटर भी स्टार्ट हो जाता है। अब 10 मिनट के अंदर आपका कमरा एकदम चिल्ड हो जाता है, एकदम ठंडा, है ना, एकदम चिल्ड हो जाता है। आपको बहुत आनंद आता है, अच्छा लगता है कमरे में बैठकर, है ना। और आउटर जो रखा होता है वहाँ पे अगर आप खड़े हुए तो वहाँ पे और ठंडा ठंडा लगता है कि नहीं? नहीं लगता है? वहाँ पे आप खड़े रहें 10-15 मिनट तो आपको वहाँ पे भी ठंड लगेगी? नहीं लगेगी, वहाँ पे गर्मी लगेगी। सेम इसी तरह से जो वॉल्वो बस होती हैं, जो उसमें अंदर आप सोते हुए कंबल ओढ़ के सोते हुए जाते हैं, एकदम चिल्ड होती है। उसके बाहर जब कोई गाड़ी लेके खड़ा होता है, मोटरसाइकिल या स्कूटी लेके, तो उसको कितना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि बाहर से वो बहुत गर्म होती है। इसी तरह से बड़े बड़े मॉल्स होते हैं गर्मियों में। मैंने अक्सर अपने स्टूडेंट्स को देखा है जो रूम लेके रेंट पे रहते हैं, तो अपने AC वगैरह या कूलर वगैरह इतनी जल्दी नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, लाइट की प्रॉब्लम होती है, तो वो दिन भर मॉल घूमते रहते हैं। क्यों? मॉल में दिन भर AC चलती रहती है, वो अपने आप बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जिस मॉल में आप घूम रहे हैं उसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये HFC हमने जल्दी जल्दी में लगा तो लिया, लेकिन ये क्या कर रहा है? ये ग्लोबल वार्मिंग फैला रहा है। ठीक है, और जो ग्लोबल वार्मिंग फैला रहा है ये बहुत बड़ा इशू है। तो इस HFC को रोकने के लिए हमने बहुत कुछ किया और शुरू करने वाले हैं। ये एक रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट में बोला गया कि अगर दुनिया भर की पूरी जो HFC है उसको हम हटा दें तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे कम होगा, क्या कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग हम डिटेल में समझेंगे।
लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज के टाइम में जो भी आपके एसी वगैरह है, ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। भले ही आपको थोड़े टाइम के लिए ठंडा कर दें, लेकिन ये टेम्परेरी बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है गाइस, तो ये तो बात होगी आपके किसके बारे में, ओजोन की बेसिक डिटेल के बारे में। ठीक है, अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसी लेयर में, ओजोन वाली लेयर में ही हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में और बात कर लेते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आता है और पूछा जाता है। उस चीज़ का नाम है एसिड रेन। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एसिड रेन। एसिड रेन, या इसको हम बोलते हैं अम्लीय वर्षा। ठीक है, इसको बोलते हैं अम्लीय वर्षा। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। इसको हम एसिड रेन या अम्लीय वर्षा बोलते हैं। देखिए, एसिड रेन या अम्लीय वर्षा की अगर हम बात करते हैं, तो एसिड रेन क्या होता है, तो कई लोग इससे बड़ा ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन 100% आता है। आपके एग्ज़ाम में चाहे स्टेट टेट हो या सी टेट हो, क्वेश्चन बन जाता है इससे। अब ये एसिड रेन होता क्यों है, देखिए, SO2 या NO2। SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या इसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं SOX NOx, सल्फर के ऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है, एक्स का मतलब है एनी नंबर, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। तो सल्फर के ऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जब ये ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, एसिड। ठीक है, अब ये एसिड कौन सा बनेगा, अगर SO2 होगा तो बनेगा H2SO4, और अगर NO2 होगा तो HNO3। और फर्दर यही एसिड जब क्लाउड्स में जाके मिलते हैं और वही क्लाउड फिर रेन कराता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा क्या होती है, देखिए, अम्लीय वर्षा बहुत ही इजी गोइंग तरीके से मैंने आपको बता दिया। अम्लीय वर्षा जो होती है वो SO2 या NO2 की वजह से होती है। सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के पानी के साथ क्रिया करने से अम्ल बनता है, और यही अम्ल जब बादलों में जाके मिलता है तो ये वर्षा कराता है, और जो वर्षा कराता है इसी वर्षा को हम बोलते हैं अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। तो एसिड रेन क्या है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइस, तो एसिड रेन के बारे में हमने यहाँ पे बात कर लिया। एसिड रेन क्या है, इसमें क्या क्राइटेरिया है, किस किस तरह से है, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसको भूलिएगा नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है मैं वो क्वेश्चन बता देता हूँ। एसिड रेन किसकी वजह से होता है, तो एसिड रेन जो होता है वो SO2 या NO2 की वजह से होता है। ये कभी कभी दोनों ऑप्शन में होता है, कोई एक ऑप्शन में होता है, जो भी ऑप्शन में हो आप लगा सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो भी आपको ऑप्शन मिल जाए आप उसे लगा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इसको ध्यान रखिएगा। एसिड रेन इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, एसिड रेन होता है आपका SO2 या NO2। इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक, अब कहीं पर अगर एसिड रेन होती है तो आप कैसे पता करते हैं, हाउ कुड यू डिटरमाइन एसिड रेन, तो पीएच वैल्यू के साथ, किसके साथ, पीएच वैल्यू। पीएच एक स्केल होती है, इस स्केल को SP सोरेंस ने डिस्कवर किया था। इस स्केल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 0 से लेकर 14 तक की रीडिंग होती है। अगर इस स्केल पर रीडिंग 7 से कम है तो जो भी ऑब्जेक्ट है उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक, अम्लीय होगा। ठीक है, अगर पीएच स्केल पर वैल्यू 7 है तो इसका नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब उदासीन। ठीक है, और अगर पीएच स्केल पर वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो इसका नेचर होगा बेसिक। बेसिक मतलब क्षारीय। तो आप गाइस इसे समझ सकते हैं कि पीएच स्केल पर वैल्यू हमेशा जो आती है वो 7 से कम आती है। तो आपका जब भी किसी रेन की पीएच वैल्यू 7 से कम होती है तो वो किस तरह की एसिड रेन होती है, रेन होती है, एसिडिक रेन। ठीक है, अब एसिड रेन में किस तरह का एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग की वीक,
तो देख के आपको ये स्ट्रांग लग रहा है, पर बेसिकली होता कैसा एसिड है यहाँ पर, वीक एसिड। एसिड रेन में यूज होने वाला एसिड आपका कौन सा होता है, वीक एसिड होता है। वीक एसिड का मतलब क्या है कि ये स्ट्रांग नहीं होता है, ठीक है, वीक एसिड यूज होता है। अब आप सोचें वीक एसिड क्यों यूज होता है, देखिए आपने H2SO4 तो स्ट्रांग पढ़ा है, HNO3 तो स्ट्रांग पढ़ा है, लेकिन ये देखिए जब भी आप एसिड में पानी मिलाते हैं तो क्या होता है, वो डाइल्यूट होता है। क्लाउड क्या है, क्लाउड आपका वाटर है, तो आप जब इसमें मिलाएंगे तो डाइल्यूट हो जाएगा वीक एसिड। तो इसकी पीएच वैल्यू 5 से 7 के बीच रहती है, ठीक है। एसिड रेन जो होता है ये काफ़ी हानिकारक होता है, इसकी वजह से काफ़ी नुकसान पहुंचता है, ठीक है। इसमें इसकी वजह से एक बीमारी होती है स्टोन कैंसर, ठीक है। कौन सी बीमारी होती है, स्टोन कैंसर। स्टोन कैंसर की अगर हम बात करें तो स्टोन कैंसर आपका एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। सुनते ही लोगों के मन में वहम आ जाता है, मतलब भावनाओं के साथ खेल होता है। स्टोन कैंसर ये क्वेश्चन आता है, स्टोन कैंसर किसको होता है, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। ये अम्लीय वर्षा की वजह से होता है। किसको होता है, तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं स्टोन और कैंसर तो मनुष्य में होता है, तो मनुष्यों को होगा। तो मनुष्य में कहाँ होता है, किडनी, लीवर, ये सब आपको ऑप्शन देता है, लेकिन एक्चुअली में चौथे ऑप्शन के फॉर्म में आपकी भावनाओं के साथ खेलने के लिए वो लगाता है क्या वहाँ पर, मार्बल्स। तो इसका सही आंसर है मार्बल। मार्बल मतलब संगमरमर। संगमरमर जो है, संगमरमर से बनी हुई हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया जो एक इमारत है, जो दुनिया के 7 अजूबों में से सबसे नंबर 1 पर है, वो आपका ताजमहल है। ताजमहल को अम्लीय वर्षा के कारण स्टोन कैंसर हो गया, और जिसकी वजह से वो धीरे धीरे करके डिग्रेड होता जा रहा है, उसका रंग पीला पड़ता जा रहा है। तो स्टोन कैंसर किसको हो रहा है, पत्थरों में होता है। किसमें होता है, पत्थरों में। ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन होता है जो पत्थरों के केमिकल रिएक्शंस की वजह से उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस लेके आता है, और जिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस की वजह से क्या होता है, वो धीरे धीरे करके अपना कलर चेंज करने लगते हैं। इस बीमारी को हम बोलते हैं स्टोन कैंसर। तो आपका एसिड रेन की वजह से स्टोन कैंसर नाम की बीमारी होती है। देखिए एसिड रेन से यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली। सबसे पहली चीज़ जो हमने यहाँ पर देखी वो ये थी, देखिए पहली चीज़ क्या, किसकी वजह से होता है, SO2 NO2 की वजह से, ठीक है। कैसा एसिड होता है, इसमें वीक एसिड होता है, ठीक है। पीएच वैल्यू कितने कितने के बीच होती है, 5 से 7 के बीच होती है, और इसकी वजह से स्टोन कैंसर नाम की बीमारी हो रही है, ठीक है। एसिड रेन जो होती है किसी भी लेक के ऊपर अगर होती है ना, अगर एसिड रेन किसी भी लेक के ऊपर होती है तो उस लेक के आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देती है, इसे याद रखिएगा। अगर वो किसी लेक के ऊपर होती है तो उस लेक के आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देती है, और जिसकी वजह से एसिड रेन को कभी कभी हम लेक किलर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लेक किलर। तो लेक किलर के नाम से हम किसको जानते हैं, लेक को ख़त्म करने वाले एलिमेंट में हम अम्लीय वर्षा का नाम लेते हैं। अम्लीय वर्षा को आपको थोड़ा सा ध्यान देखना है गाइस, देखिए इसको भूलिएगा नहीं, ठीक। एसिड रेन को हम एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। एसिड रेन क्या होता है, एसिड रेन एक तरह का पॉल्यूशन या एक तरह का प्रदूषण होता है। ये किसकी वजह से होता है, ये वायु प्रदूषण होता है। सल्फर या नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब पानी के साथ मिलते हैं तो अम्ल बनाते हैं। 2 तरह के अम्ल हो सकते हैं, H2SO4 या HNO3, और यही अम्ल जब जाके बादल में मिलते हैं तो बादल जो वर्षा कराता है वो अम्लीय वर्षा होती है। इस अम्लीय वर्षा की पीएच मान जो होता है 5 से 7 के बीच होता है। ये एक वीक अम्ल के रूप में, एक दुर्बल अम्ल के रूप में सामने आता है, जिससे आपके शरीर पे स्पॉट्स पड़ते हैं, और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है इमारतों को। इमारतों में पुरानी इमारतें सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, जिसमें आपका ताजमहल आता है। ताजमहल को एक बीमारी हो रही है स्टोन कैंसर। स्टोन कैंसर क्या है, स्टोन कैंसर अम्लीय वर्षा की वजह से होने वाली एक रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन है, जो क्या कर रही है, आपके ताजमहल को डिग्रेड करती जा रही है, और धीरे धीरे करके ताजमहल क्या हो रहा है, खराब होता जा रहा है। तो आप इसको समझ सकते हैं गाइस कि ये क्या है, ये एक अम्लीय वर्षा का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अम्लीय वर्षा जो होती है जब किसी झील के ऊपर होती है, तो झील के पास अपना एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होता है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल्स के फ्लोरा फौना होते हैं। तो ये जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है ये इसको क्या करता है, ये इस पारिस्थितिकी तंत्र को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। झील के कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से झील में पाए जाने वाले जितने भी
फ्लोरा और फाना होते हैं वो सब मर जाते हैं। कहीं पर भी अम्लीय वर्षा होती है। तो अम्लीय वर्षा को इसीलिए लेक किलर कहा जाता है। दुनिया की सबसे पहली अम्लीय वर्षा कहाँ देखी गई, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और दुनिया में सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा कहाँ होती है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, ये मेरे 2 क्वेश्चन हैं जो आपके लिए है। अगर आप ध्यान से इसे देख रहे हैं तो उत्तर जरूर दीजिएगा ढूंढ के। ये मेरी तरफ से पूछे गए आज का तीसरा क्वेश्चन है। ओके गाइस, तो ये तो बात हो गई हमारे किसके बारे में, एसिड रेन। हमारे पास ओजोन किस लेयर में पाया जाता है, ओजोन हमारे एटमॉस्फेयर की दूसरी लेयर में पाया जाता है जिसका नाम है समताप मंडल। और अम्लीय वर्षा हमारे एटमॉस्फेयर की किस लेयर में पाया जाता है, तो ये किस में पाया जाता है गाइस, पानी, बरसात, आंधी, तूफान। तो बरसात किस में हो रही है, पहली लेयर में। तो ये अम्लीय वर्षा जो है ये हमें एटमॉस्फेयर की किस लेयर में मिलेगी, ये हमें एटमॉस्फेयर की पहली लेयर समताप मंडल क्षोभ मंडल में मिलेगी, ट्रोपोस्फियर में मिलेगी। तो ट्रोपोस्फियर को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और अम्लीय वर्षा यहीं मिलती है। तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी। ठीक है गाइस, अब देखिए यहाँ पर हमने ये सब देख लिया है। अब हम अगली लेयर्स को फटाफट देख लेते हैं। अब अगली लेयर्स में ज़्यादा यहाँ पे जानना नहीं है, आपके ईवीएस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें सिर्फ आपको जानकारी लेके चलनी है। ठीक है, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जाननी है। क्यों, क्योंकि ये आपका ज्योग्राफी में भी कॉमन है, तो मैं वहाँ पे इसमें डिटेल बता दूंगा आपको। ठीक है, देखिए आपकी अगली लेयर जो है वो है मध्यमंडल। मध्यमंडल की अगर हम बात करते हैं तो एकदम बीच की लेयर होती है। कहाँ की लेयर होती है, एकदम बीच की, बीच में पाई जाती है। 2 लेयर ऊपर 2 लेयर नीचे, एकदम बीच की लेयर है। तो इसीलिए इसे हम मध्यमंडल बोलते हैं। मध्यमंडल की खास बात क्या है, यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं। पहला उल्का पिंड का जलना, और दूसरा धूल के कण। यहाँ पर इतने ज़्यादा धूल के कण पाए जाते हैं कि जब भी कोई पिंड इस लेयर में एंटर करता है, उल्का पिंड, तो धूल के कण से घर्षण के कारण उसमें आग लग जाती है। तो उल्का पिंड के जलने की घटना हमारे एटमॉस्फेयर की किस लेयर में होती है, वो हमारे एटमॉस्फेयर की किस लेयर में है, थर्ड लेयर में। इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर हमारे पास आता है अगली लेयर आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर में देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस का आयनाइजेशन हो जाता है, वो आयनीकृत हो जाती है। और जब वो आयनीकृत होती है तो क्या बनाती है, आयन। इन आयनों की वजह से हम जो भी रेडियो तरंगे नीचे से ऊपर भेजते हैं, तो इसी लेयर से ट्रांसफ़र होकर हम तक वापस आती हैं। तो रेडियो तरंगे हमारे एटमॉस्फेयर की किस लेयर में पाई जाती है, इसी लेयर में। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, काफ़ी ज़्यादा आता है, रेडियो तरंगे। तो रेडियो तरंगे कहाँ मिलती है, आयनोस्फीयर में, आयन मंडल में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर पाया जाता है अरोरा। अरोरा एक विशेष प्रकार का ध्रुवीय प्रकाश होता है। अक्सर पूछा था अरोरा हमारे वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है, तो हम अरोरा हमारे वायुमंडल की चौथी परत में पाया जाता है, आयन मंडल में। ये ध्रुवीय प्रकाश होता है, ध्रुवों मिलता है, या तो उत्तर ध्रुव में या फिर दक्षिण ध्रुव में। जब उत्तरी ध्रुव में मिलता है तो इसे हम बोलते हैं अरोरा बोरियलिस, और जब दक्षिणी ध्रुव में मिलता है तो हम इसे बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। कभी कदार पूछा जाता है कौन सा कहाँ मिलता है, तो इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आप इसे ध्यान रखेंगे तो आपके लिए आसान होगा इसको बताना। फिर हम आते हैं अपनी अगली लेयर पे। अगली लेयर है हमारी वायुमंडल। वायुमंडल मतलब एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर जो है सबसे आउटर लेयर होती है, यहाँ पर हमें सिवाय उपग्रह के कुछ नहीं मिलता है, तो इस लेयर में उपग्रह मिलता है। देखिए गाइज, ये पूरी लेयर को हम ज्योग्राफी में डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर इसमें ज़्यादा समय नहीं दिया। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट था वो पहली 2 लेयर थी। उन पहली 2 लेयर को मैंने एकदम डिटेल में आपसे बात कर ली है, इससे समझा दिया है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैराथन सेशन में आपको मेरे जो चीज़ें समझ में आ रही है, तो अगर समझ में आ रही है तो फिलहाल लाइक और शेयर तुरंत करिए, ताकि और लोगों तक भी ये पहुंचता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। देखिए मेरा मेन मोटिव है कि सिलेक्शन कराना, और मैं सिलेक्शन के लिए ही पढ़ाता हूँ। मेरा पढ़ाया हुआ आपको एग्ज़ाम में मिलेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन आप जब मेरे से कोऑपरेट करेंगे तभी मैं आपको उतना अच्छा मटेरियल दे पाऊँगा। तो गाइस, जितने भी लोग हैं आपके ग्रुप में, जितने भी, सबको बताइए और जोड़िए। चलिए, यहाँ पर मैं बहुत ही बेसिक तरीके से पूरा सिलेबस आपका एज अ टीचिंग एग्ज़ाम का सारे पूरा सिलेक्शन के लिए आपको पढ़ाऊँगा, तो आप इसे ध्यान रखिएगा, एकदम फोकस होकर चलिएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, हमारा एक चैनल भी है स्टडी फॉर सिलेक्शन, आप उस पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर चैनल है ये। ठीक है, फेसबुक पे भी मैं हूँ, आप फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है गाइस,
और जितनी भी चीज़ें हैं आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। देखिए फेसबुक में मेरा नाम आप सर्च करिएगा, लेकिन मेरी प्रोफाइल में मत जाइएगा। मेरी प्रोफाइल पे आपको पढ़ने के लायक कोई भी कंटेंट नहीं मिलेगा सिवाय मेरी पिक्स के। आप मेरे पेज पर जाइएगा, मेरा पेज मेरे नाम से होगा, नूरुस नॉलेज वर्ल्ड। ठीक है, तो उस पेज पर जाकर आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। जितनी भी अपडेट्स होती हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड वो भी वहाँ पर आपको मिलेंगे, अवेलेबल होंगी। ठीक है, मैं पर्सनली आपकी प्रॉब्लम्स के सारे सॉल्यूशंस भी आपको वहाँ पर दूंगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप वहाँ मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, बता सकते हैं, बात कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिलेक्शन हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर भी आप जुड़ सकते हैं। तो गाइज मैराथन सेशन का ये पहला पार्ट हमारा हुआ, मतलब पहला टॉपिक आज का हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं मैराथन, 2 घंटे की मैराथन क्लास के अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है हमारा सॉइल। सॉइल मतलब मृदा। मृदा की जब हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, पहला क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज सॉइल। अगर हम आपसे पूछें कि मिट्टी क्या होती है तो आप कैसे इसे डिफाइन करोगे, बताइए, बताओ गाइस, आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज सॉइल तो आप क्या बताएंगे, क्या होता है। तो लोगों के मन में अलग अलग तरह के ख्याल होते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, मृदा क्या होती है। दूसरा, इसका उपयोग क्या है हमारे लिए, या उपयोगिता क्या है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, ये कैसे बनती है, कैसे बनती है। ठीक है, और उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये इसका वर्गीकरण कैसे क्या होता है, वर्गीकरण। ठीक है, तो मृदा क्या होती है, इसकी उपयोगिता क्या है, ये कैसे बनती है, इसका वर्गीकरण, ये 4 क्वेश्चंस पर ही पूरा चैप्टर बना हुआ है। ये पूरा चैप्टर जो है ये इन्हीं 4 क्वेश्चन के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, तो हम इन्हीं 4 क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम ट्राई करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझा दें, इनसे बात कर सकें। ठीक है, और इस पर डिटेल एक डिस डिस्कशन कर सकें। देखिए आपके ईवीएस का एक बेस है ये, क्योंकि प्लांट को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सॉइल पढ़ना ज़रूरी है, और सॉइल से पहले आपको एटमॉस्फेयर पढ़ना जरूरी है। देखिए हम लोग एकदम सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं, आप पूरा का पूरा सिलेबस एकदम वन फ्लो में पढ़ लेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि रेगुलर मेरे वीडियोस को देखते रहना है, और अपने जितने भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, सॉइल क्या होता है। अगर हम बात करते हैं मिट्टी, मृदा क्या होता है, तो क्या होता है, तो अलग अलग लोग इसका अलग अलग जवाब, जैसे सबसे ऊपर की परत होती है, कई लोगों का अपना अलग अलग तरह का इसमें जवाब आता है कि सर ये हमारे मिट्टी की सबसे ऊपर की परत होती है, ये मिट्टी होती है, ये धूल होता है, सब अलग अलग तरीके से बताते हैं। ठीक है, लेकिन टेक्निकली अगर आप सोचें और थोड़ा सा बेस में जाके सोचें, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सोचें, तो बहुत ही आसान चीज़ होती है। सॉइल इज़ अ मिक्सचर। सॉइल क्या होता है, मिट्टी क्या होती है, मिट्टी एक प्रकार का मिश्रण होती है। ठीक है, अब आप सोच के बताइए कि मिश्रण में कौन सा मिश्रण होती होगी। तो पहली चीज़ तो देखिए इसमें कार्बनिक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें अकार्बनिक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसमें और क्या पाया जाता है, इसमें और पाया जाता है जल। तो इस तरह से अगर हम मिट्टी की बात करें तो मिट्टी कई सारी चीज़ों का मिश्रण होता है, कार्बनिक, अकार्बनिक और जल का। तो इन सब मिश्रण को मिला के हम बोलते हैं मृदा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज सॉइल। सॉइल क्या होता है, आपका मिट्टी क्या होती है। सॉइल इज अ मिक्सचर, मेरे ख्याल से शायद थोड़ा सा कट गया है इधर वाला एरिया, ये वाला एरिया कट गया होगा, तो लिक्विड और गैस लिखा हुआ है। सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कॉमा मिनरल गैसेस लिक्विड एंड ऑर्गेनिज्म दैट टुगेदर सपोर्ट लाइफ। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़, दैट टुगेदर सपोर्ट लाइफ। ठीक है, हिंदी में भी हम इसे समझ लेते हैं। मिट्टी, मिट्टी जो होती है वो कार्बनिक पदार्थ, खनिज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गैस
तरल पदार्थ मतलब आपका वाटर भी है इसमें इंक्लूड। और जीवों का एक मिश्रण, किस तरह के जीवों का, मतलब मरे हुए जीवों का एक मिश्रण होता है जो एक साथ जीवन का समर्थन करता है। जीवन का समर्थन करने का मतलब क्या है कि इसमें लाइफ होती है। सॉइल कंटेन लाइफ, ठीक है, मिट्टी में जान होती है, ठीक है। अब आप सोचेंगे ये लाइफ कहाँ से आ गई है, यार धर जिंदा टहलता है क्या? नहीं, देखिए अब समझिए। पहले आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्टडी ऑफ सॉइल, मिट्टी के अध्ययन को हम बोलते हैं पेडोलॉजी। पेडोलॉजी, ठीक है। एक आपका पेडागॉजी होता है, एक पेडोलॉजी होता है, तो पेडोलॉजी यहाँ पर है, बाकी तो पेडागॉजी तो आप जानते ही हैं, ओके। तो स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोलॉजी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आती है, एक चीज़ आता है सॉइल और दूसरी चीज़ आती है सैंड, ठीक है, मृदा और बालू। दोनों में कुछ अंतर है? दोनों में कोई अंतर होगा गाइस, बताइए। इन दोनों चीज़ों में कोई डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है? कोई डिफरेंस जो यहाँ पर आपको लगे कि दोनों में हो? हाँ, बताइए। सोचिए, मैं आपको सोचने के लिए 1 मिनट देता हूँ, बताइए। सोचने के बाद, ठीक है, 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाए। मैं अब, आपने सोचा, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ें आई होंगी। अब देखिए, अब सॉइल हमारे इंडिया में, दुनिया भर में सॉइल बहुत पाया है जिस पे आप क्या करते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं, ठीक है। और सैंड क्या होता है? सैंड पर क्रॉप ग्रो होती है? नहीं, सैंड पर आपकी क्रॉप नहीं ग्रो होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। सैंड इज अ पार्ट ऑफ सॉइल, लेकिन सैंड में जीवन नहीं होता है, क्यों? क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं, ठीक है। और सॉइल की अगर हम बात करें तो सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या होते हैं? ठीक है। तो हमारे पास सॉइल और सैंड में ये एक मोटा सा डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है। सॉइल इज़ अ लिविंग थिंग, सैंड इज़ नॉट लिविंग थिंग, ठीक है। अब देखिए, मिट्टी जो होती है, सॉइल जो होता है, इसमें काफ़ी लेयर होती है, ठीक है। सॉइल में कई सारे लेयर्स होती हैं, ठीक है। सबसे नीचे की जो लेयर होती है अगर सॉइल में देखा जाए, ठीक है, तो ये आर, सॉलिड रॉक। तो उसके ऊपर सी, वेदर एंड डीकम्पोज रॉक। वेदर मतलब जो टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से टूटने वाली रॉक होती है। फिर आता है बी, बी आपका सब सॉइल होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है टॉप सॉइल। टॉप सॉइल मतलब सबसे ऊपर की लेयर, जहाँ पे सारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है। उसके ऊपर एक छोटी पतली सी लेयर होती है ऑर्गेनिक मटेरियल्स की, ये टॉप सॉइल का ही हिस्सा होती है। तो टॉप सॉइल हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सॉइल होता है, इसी में ही सारे मिनरल्स होते हैं और इसी में ही सारे प्लांट ग्रो करते हैं। इनकी मैक्सिमम जड़ें टॉप सॉइल में ही पाई जाती हैं। आप समझ सकते हैं टॉप सॉइल इसमें कितना इम्पोर्टेंट होता है। और कोई भी टॉप सॉइल होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम सॉइल को डिफाइन करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम सॉइल को क्लासीफाई करते हैं। तो सॉइल की इंपॉर्टेंस क्या है? सॉइल की इंपॉर्टेंस होती है उसके मिनरल्स की वजह से। देखिए, हमारे पास सॉइल क्यों ज़रूरी है? सॉइल हम खाते तो है नहीं, तो सॉइल की इंपॉर्टेंट क्या है? क्रॉप ग्रोइंग के लिए, ठीक है। मिट्टी को बोल सकते हैं कि मिट्टी जो है वो आपकी क्रॉप्स, खेती करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है। मिट्टी को खाते नहीं हैं, लेकिन मिट्टी से हम क्या करते हैं, मिट्टी में हम क्रॉप ग्रो करते हैं। अब आप सोचेंगे कि क्रॉप क्यों, मिट्टी क्यों ज़रूरी है क्रॉप के लिए? तो देखिए, यहाँ पर बहुत सिंपल सा आंसर है कि वैसे तो जितने भी प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं, लेकिन उसको सपोर्टिंग एलिमेंट में क्या चाहिए? सॉइल। सॉइल बहुत ज़रूरी है। दूसरा, सॉइल उसको मिनरल प्रोवाइड करता है, मिनरल जो कि किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। प्लांट अपना फूड तो फोटोसिंथेसिस से बना लेता है, बट अपनी ग्रोथ के लिए उसको किस पे डिपेंड होता है? मिनरल्स पर। तो ये सारे मिनरल्स वो कहाँ से लाता है? ये सॉइल से मिलते हैं। तो सॉइल हमारे सबसे बेसिक कंपोनेंट के लिए, मतलब प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और बिना सॉइल के हम प्लांट को ग्रो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज के टाइम में
कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिसमें हम ऐसी चीज़ों को पॉसिबल कर सकते हैं एक छोटे लेवल पर। छोटे लेवल का मतलब क्या है कि हम एक बेसिक लेवल तक इसको कर सकते हैं। ठीक है, एक टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में आप मुझे बताइएगा। ठीक, बिना सॉइल के प्लांट को ग्रो करना, इसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ये आज का आपका अगला क्वेश्चन है। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मिट्टी के बारे में कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं, उनको समझ लेते हैं और उनके बारे में चीज़ों को जानते हैं। ठीक है, अब मिट्टियों का स्ट्रक्चर आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग मिलेगा। ठीक है, बहुत सारी मिट्टी होती है जिनमें बड़े बड़े कण होते हैं। बड़े बड़े कण मतलब मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं, एकदम ग्रेन। ठीक है, और बालू की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इस तरह की मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? बालुई मिट्टी। ठीक है, उन जो मिट्टी जिसमें मोटे मोटे कण होते हैं और बालू की मात्रा ज़्यादा होती है तो उसे बालुई मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, जिस मिट्टी के कण छोटे होते हैं और बालू की मात्रा कम होती है उसे हम क्या बोलते हैं? चिकनी मिट्टी। ठीक है, चिकनी मिट्टी जिसमें बालू कम, जिसमें बालू ज़्यादा हो बालुई मिट्टी। ठीक है, और मध्यम आकार के कणों वाली मिट्टी को क्या बोलते हैं? सिल्ट। तो सीधे सीधे वन लाइनर के फॉर्म में आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो इनको याद रखिएगा। ठीक है, आपको ये कैरेक्टरिस्टिक दी जाएगी और पूछा जाएगा कि कौन सी मिट्टी है, तो आप बता सकते हैं। एनसीईआरटी में मेंशन है तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया, एज इट इज़ ही आता है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए अब, व्हाट आर द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द सॉइल? मृदा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ठीक है, हमारा जो सॉइल है उसको कौन सी चीज़ें अफेक्ट कर सकती है? तो एक मृदा जो बनती है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, ठीक है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसकी पेरेंटल मटेरियल। पेरेंटल मटेरियल मतलब उसका मूल तत्व क्या है ना? वहाँ पे मूल रूप से क्या पाया जाता है? उस जगह पर जहाँ पे मिट्टी पाई जा रही है वहाँ मूल रूप से क्या उग रहा है, क्या पाया जा रहा है, वहाँ पे किस तरह की कंडीशंस है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? क्लाइमेट मतलब वहाँ की जलवायु कैसी है। ठीक है, फिर वहाँ की टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब वहाँ की संरचना कैसी है, वहाँ पे आपका रॉक कैसी है, सॉलिड है कि आपका प्लेट्यू है या फिर हिल्स है या फिर प्लेन्स है, तो कैसा एरिया, टोपोग्राफी कैसी, ये बड़ा मैटर करता है। इसी के साथ साथ आपका जो यहाँ पर अगला आता है वो आता है कि यहाँ पे किस तरह का वेजिटेशन ग्रो होता है, मतलब किस तरह की वनस्पतियाँ उगती हैं। और साथ ही साथ अगला फैक्टर आता है टाइम। तो यहाँ पर आपका मृदा को प्रभावित करने वाले कारक में आपके पास 5 कारक है। पहला कारक क्या है? जलवायु। जलवायु जैसे हर जगह की जलवायु अलग अलग होती है। हर जगह की जलवायु अलग अलग होने की वजह से आप देखते हैं कि कहीं पर ज़्यादा होती है वर्षा, कहीं पर वर्षा कम होती है, कहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कहीं पर टेम्परेचर कम होता है। तो इस वजह से सॉइल जो होता है प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि देखिए सॉइल के अंदर होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया जो होता है कम टेम्परेचर पे कम एक्टिव होता है, ज़्यादा टेम्परेचर पे ज़्यादा एक्टिव होता है, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ख़त्म हो जाता है। तो टेम्परेचर कितना है ये बहुत मैटर करता है। वो किससे आता है? क्लाइमेट से। रेनफॉल कितनी हो रही है ये भी मैटर करता है, क्योंकि ज़्यादा रेनफॉल होगी तो सॉइल की टॉप लेयर बह गई, और सॉइल की टॉप लेयर बह गई तो सॉइल खत्म। तो क्लाइमेट बहुत मैटर करता है। क्लाइमेट किसी भी सॉइल को बनाने में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में से एक है। ठीक है, कहीं पर भी जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट उस सॉइल को डिफाइन करता है, बताता है कि क्लाइमेट कैसे सॉइल बनता है, उसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट का मेन कंपोनेंट है आपका क्या? व्हाट इज क्लाइमेट? जलवायु क्या होता है? तो किसी जगह की जो वायुमंडलीय दशाएं होती है, वायुमंडलीय दशाएं मतलब अगर टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी कैसी है, तो ये तीनों फैक्टर जो है क्लाइमेट के अंदर इंक्लूड होता है। टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी। ठीक है, टेम्परेचर मतलब तापमान, प्रेशर मतलब ताप, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता। ये तीनों चीज़ें जो होती हैं ये इनडायरेक्टली किसी भी जगह के मिट्टी को प्रभावित कर सकती है। क्लाइमेट के अंदर आ रही है तो क्लाइमेट के अंदर आ रही है तो क्लाइमेट यही है। ठीक है, तो व्हाट इज क्लाइमेट? एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ एनी प्लेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज क्लाइमेट। ठीक है, जलवायु के बारे में हम देखेंगे और बहुत सारी चीज़ देखेंगे। दूसरी चीज़ है आपका पेरेंटल मटेरियल। पेरेंटल मटेरियल मतलब मूल तत्व। अब मिट्टी कहाँ उग रही है ना? मूल तत्व और टोपोग्राफी एक साथ हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, मान लो पहाड़ पर कोई मिट्टी मिल रही है तो पहाड़ की जो
रॉक्स होती हैं बहुत हार्ड होती हैं, है ना। तो वहाँ की मिट्टी इतनी अच्छी नहीं होगी, उसका मूल तत्व में कुछ चीज़ें ज़्यादा होंगी और कुछ चीज़ें होंगी नहीं, है ना, क्योंकि वो पहाड़ में पाई जा रही है। ठीक, कभी कभी पहाड़ में कुछ चीज़ें अलग होती हैं, है ना, बारिश होने की वजह से वहाँ पर मूल तत्व अलग होता है। ठीक, कभी कभी पठार होता है, पठार पे तो मिट्टी एकदम अच्छी नहीं होती है, पठारी क्षेत्र की मिट्टियाँ बिल्कुल बेकार मानी जाती है, कृषि करने योग्य तो होती ही नहीं, खेती करने योग्य होती ही नहीं है। ठीक, और मैदान की मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। जिन भी एरिया में बाढ़ वगैरह आती है, नदियाँ होती हैं, वहाँ पे मैदान अपने आप ही बनते हैं, और मैदान बनते हैं तो वहाँ की मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये पैरेंटल मटेरियल कितना इंपॉर्टेंट है। फिर अगला आता है वेजिटेशन। वेजिटेशन मतलब किस प्रकार की वनस्पति हो गई है। देखिए, आपका हर प्रकार की फसल जो होती है वो एक विशेष प्रकार के मिनरल्स के लिए होती है। ठीक है, हमारी मिट्टी में जो मिनरल्स पाए जाते हैं, उन मिनरल्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमारी मिट्टी में 3 मिनरल्स सबसे इंपॉर्टेंट है: नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश। ठीक है, मिट्टी में जो मिनरल्स पाए जाते हैं उनमें 3 मिनरल्स इंपॉर्टेंट: नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश। ठीक है, अब जो वनस्पतियाँ उगती हैं उनको ये मिनरल्स चाहिए होता है। अब मान लो कि हमने मटर लगाया कहीं पर, हम मटर ही लगाए जा रहे हैं, तो जब मटर ही उस खेत में उगाए जा रहे हैं तो उस खेत में से क्या कम हो जाएगा? नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि मटर को नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए होती है। इसीलिए वेजिटेशन किस तरह की उग रही है, ये भी किसी जगह की मिट्टी को, किसी जगह के सॉइल को क्या करती है? अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। इसे याद रखिएगा। तो किस तरह का वहाँ पर वेजिटेशन पाया जा रहा है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको समझिएगा। अगर आप इसे ध्यान रखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। फिर टाइम सेकेंडरी फैक्टर है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। अब किसी जगह पे टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर वो कितनी देर तक बना रहता है। किसी जगह पर रेनफॉल हो रही है तो वो रेनफॉल कितनी देर के लिए हो रही है। किसी जगह पर गर्मी पड़ रही है तो कितनी देर के लिए पड़ रही है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर का है, सॉरी टाइम का ही इफेक्ट है। तो टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो किसी जगह का जो क्लाइमेट है दोस्तों, किसी जगह का जो क्लाइमेट होता है वो किन किन चीज़ों से प्रभावित हो सकता है, वो आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है। आप इसको समझ सकते हैं और ध्यान कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होने वाली चीज़ों को समझने की। तो व्हाट आर द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट, सॉरी फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द सॉइल। मृदा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो आपका सबसे पहला आता है जलवायु, दूसरा आता है मूल तत्व या पेरेंटल मटीरियल, फिर आता है वेजिटेशन वनस्पतियाँ, फिर आता है टाइम। इसको ध्यान रखिएगा। अगर आपने इसे ध्यान रखा तो कोई दिक्कत नहीं। ओके गाइस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सॉइल को या मिट्टी को हम किस प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, ठीक है। अब देखिए, मिट्टी की अगर हम बात करें तो मिट्टी को लेकर हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। हमारे पास मिट्टी जो होती है उसकी टॉप लेयर से डिफाइन होती है। किससे डिफाइन होती है? टॉप लेयर से। टॉप लेयर मतलब सबसे ऊपर की लेयर है, ठीक है। अभी सॉइल का जो क्लासिफिकेशन है, मिट्टी का जो वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण आपको अगर देखने को देखेंगे तो ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ये डिफरेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ मिट्टियाँ ही अलग अलग है, टॉप लेयर ही अलग है। तो हर देश इसे अपने हिसाब से क्लासिफिकेशन करता है, ठीक है। तो भारत कैसे करता है, हमें ये देखना है, क्योंकि हमें कहाँ का एग्ज़ाम देना है, कहाँ के एग्ज़ाम निकालने हैं? भारत के। भाई चाइना का तो जाना नहीं है हमें, है ना, ना तो हमें कनाडा का एग्ज़ाम निकालना है। ठीक है, हमें कहाँ के एग्ज़ाम निकालने हैं? हमें भारत के एग्ज़ाम निकालना है। और भारत के एग्ज़ाम निकालने के लिए हमें भारत की मिट्टियों को या उसकी मिट्टियों का वर्गीकरण पढ़ना पड़ेगा। तो भारत की मिट्टियों का जो वर्गीकरण है वो कैसे हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है, हमको वो देखना है। और उन वर्गीकरण को जब हम देखते हैं तो उनका हमें क्लासिफिकेशन और क्राइटेरिया दोनों समझना है। और उन क्राइटेरिया को समझते समझते हम चीज़ों को आसानी से समझ जाएंगे। तो देखिए, पहली चीज़ तो थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, बहुत पीछे, ठीक है, और चले जाते हैं हम ऋग्वेद के टाइम में। ऋग्वेद अगर आपने पढ़ा होगा या इसके बारे में पढ़ा होगा तो ऋग्वेद से ही मिट्टियों का वर्गीकरण करना शुरू कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि मिट्टी इंपॉर्टेंट चीज़ थी खेती करने के लिए। तो वहाँ पर मिट्टियों को उर्वरा और ऊसर दो कैटेगरी में रखा है। उर्वरा वो मिट्टी जो उपजाऊ होती है, ऊसर वो मिट्टी जो अनुपजाऊ होती है। अनुपजाऊ होने का मतलब क्या है? वो मिट्टी जिसकी टॉप लेयर आपकी खराब हो गई है।
उस मिट्टी को हम बोलते हैं ऊसर मिट्टी। ठीक है, तो आपका मिट्टी कितनी प्रकार की, दो, उर्वरा और ऊसर। उर्वरा मिट्टी जिसकी टॉप लेयर उपजाऊ है, ऊसर वो मिट्टी जिसकी टॉप लेयर खराब हो चुकी है। ठीक है, ये तो ऋग्वेद की क्लासिफिकेशन हो गई। फिर लेटर ऑन हमारे पास ये चीज़ें बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और करंट टाइम में फिर हमने बनाया सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया। सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया, और फिर एक और संस्था बनी ICAR। ठीक है, हमारे पास एक संस्था बनी जिसका नाम है ICAR। ICAR का फुल फॉर्म हम लोग जानते ही हैं, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। ICAR जैसे नाम पता चल रहा है। ठीक है, ICAR इज द एपेक्स इंस्टीट्यूट इन इंडिया टू क्लासीफाई द सॉइल। मिट्टियों के वर्गीकरण के लिए सबसे सर्वोच्च संस्था भारत में कौन सी है, ICAR। ICAR के अकॉर्डिंग भारत में, ठीक है, 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है। ठीक है, जिनके नाम आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए। सबसे पहले एलुवियल सॉइल, हिंदी में बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। ये कुल भारत के क्षेत्रफल के 43% क्षेत्र पर है, और भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी, भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। फिर दूसरे नंबर पे आता है रेड सॉइल, जिसको आप बोलते हैं लाल मिट्टी। ठीक है, ये भारत में दूसरे सबसे ज़्यादा नंबर पे पाई जाती है, लगभग 18.5% की। फिर आती है तीसरे नंबर पर ब्लैक सॉइल, इसे हम रेगुड़ मिट्टी, काली मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी के नाम से जानते हैं, और लगभग ये तीसरा सबसे ज़्यादा भारत में पाई जाती है, इसका 15%। फिर आपका चौथे नंबर पे आती है, ठीक है, ये पहले नंबर जब से दूसरे नंबर, चौथे नंबर जो मिट्टी आती है वो है लैटराइट। लैटराइट सॉइल जो होती है भारत की चौथी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी होती है, इसे याद रखिए, लैटराइट। फिर पाँचवें नंबर की जो मिट्टी है, थोड़ा सा ऑर्डर ऊपर नीचे हो गया तो ध्यान रखें, एरिड सॉइल। इसे डेजर्ट सॉइल, शुष्क मिट्टी या रेगिस्तानी मिट्टी भी बोलते हैं, एकदम सूखी हुई मिट्टी होती है। फिर छठे नंबर पे आपका आता है, छठे नंबर पे आता है सलाइन सॉइल या आपकी लवणीय मिट्टी। इसमें लवण या सॉल्ट बहुत ज़्यादा मिले होते हैं, और एक्सेसिव सॉल्ट होने की वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, लवणीय मिट्टी। फिर आपके पास आता है पीटी या मार्शी सॉइल। ठीक है, या इसे दलदली मिट्टी भी बोला जाता है। जंगल वगैरह के आसपास के क्षेत्र में जहाँ पर जीव जंतु बहुत मर जाते हैं, तो जीव जंतुओं के मरने से उनके अवशेषों से बनी हुई मिट्टी यही होती है, कौन सी, पीटी सॉइल। फिर आठवें नंबर पर होती है फॉरेस्ट सॉइल या जंगल की मिट्टी या जंगल में पाए जाने वाली मिट्टी। तो अकॉर्डिंग टू ICAR भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ हैं। ठीक है, जब आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड पर तरीके से पढ़ेंगे तो थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा ये। ठीक, मिट्टी की उपयोगिता क्या है, पेड़ों को ग्रो करने के लिए। मिट्टी की उपयोगिता क्या है, घर बनाने के लिए। ठीक है, घर बनाने में हम मिट्टी को मेन कंपोनेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ईंटें जो बनती है मिट्टी की बनती है। तो मिट्टी की उपयोगिता बहुत जगह पर है। ठीक है, मिट्टी का इस्तेमाल हम पुल वुल बनाने में भी करते हैं, तो मिट्टी हम बहुत जगह पर यूज़ करते हैं। अब थोड़ा सा हम इसको एक एक करके समझते हैं। देखिए, हमें सारी मिट्टियों को नहीं समझना है। ठीक है, हमें सिर्फ इम्पोर्टेंट मिट्टी को समझना है, जो है आपकी 4, 1, 2, 3 और ये चौथे नंबर वाला। इन 4 मिट्टियों को हम धीरे धीरे करके थोड़ा सा जान लें। ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा, है ना, लेकिन इससे ये होगा आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये टॉपिक आपके आगे तक काम आएंगे, आगे तक मतलब आपका KVS NVS PTR में भी काम आएंगे। तो इसीलिए मैं आपको इसको यहाँ पर भी कवर करता जा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप एक बार पढ़ें और फिर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से फ़ायदा क्या है, ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। सो गाइस, ये याद रखिएगा कि प्रैक्टिस सबसे इम्पॉर्टेंट है, और हमेशा एक बार पढ़िए तो पूरा पढ़िए, ठीक, थोड़ा थोड़ा ना पढ़िए। चलिए,
तो सबसे पहले हमारे पास है जलोढ़ मिट्टी। ठीक, जलोढ़ मिट्टी में सबसे पहला पॉइंट, भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। ये क्वेश्चन आता है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? एलुवियल सॉइल। ठीक है, एलुवियल सॉइल जो है इसका फॉर्मेशन होता है जहाँ पर नदी पाई जाती है, नदी घाटी। नदियाँ अपने साथ अवक्षेप लेके जाती हैं और जब ये अवक्षेप को वहीं किनारे के आसपास क्षेत्रों में बिछाती चली जाती है तो उनके अवक्षेपों से जो क्षेत्र बनता है वो होता है मैदानी क्षेत्र। और इस मैदानी क्षेत्र पे जो सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है ये जलोढ़ मिट्टी होती है। ये जलोढ़ मिट्टी को अगर आप देखेंगे तो ये देखिए येलो कलर वाला जो पूरा रीजन है ये पूरा जलोढ़ मिट्टी का रीजन है। ये जलोढ़ मिट्टी मैदान, भारत का जो बड़ा सा मैदान है, ठीक है, और आपका पंजाब से लेकर असम तक फैला हुआ ये मैदान जो है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए ये पूरा मैदानी क्षेत्र यहाँ से शुरू होता है और ये मैदान पूरा यहाँ असम तक फैला है, प्लस नीचे ये आपका गुजरात तक फैला हुआ है। तो ये पूरा मैदानी क्षेत्र है। इस मैदानी क्षेत्र में पूरा का पूरा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नदियाँ हैं, नदी घाटी है। साथ ही साथ जितने भी डेल्टा प्रदेश हैं, डेल्टा प्रदेश मतलब कोस्टल एरिया है, वहाँ पर भी पाए जाएंगे जहाँ पर भी डेल्टा मिलेगा। तो डेल्टा देखिए हमारे पास इस कोस्टल एरिया पर नहीं पाया जाता है, ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर एस्चुरीज पाई जाती है। डेल्टा मेनली कहाँ पाया जाता है? डेल्टा देखिए आपका पूर्वी घाट पूरा डेल्टा से भरा हुआ है। ठीक है, तो डेल्टा आपको यहाँ पे खूब मिलेगा। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा नदियों का जो अंतिम सिरा होता है, नदियाँ जहाँ पे गिरती हैं वो डेल्टा कहलाता है। ठीक है, एक ट्रायंगुलर शेप में सेडिमेंटेड एरिया हो जाता है। सेडिमेंटेड एरिया मतलब अवक्षेप जमा होते हैं नदियों के और उनके आसपास की जो मिट्टी होती है बहुत उपजाऊ होती है। ठीक है, अब देखिए खास बात क्या है, मिट्टी के अंदर का मेन कंपोनेंट क्या है? मिट्टी के अंदर का मेन जो कंपोनेंट है वो आपका 3 है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश। अब देखिए खास बात, भारत की मिट्टी में नाइट्रोजन कम पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे वही पॉइंट मैंने लिखा है, भारत की मिट्टी में नाइट्रोजन कम पाया जाता है और इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन किसमें पाया जाता है? जलोढ़ में। ठीक है, भारत की मिट्टी में नाइट्रोजन कम है। ठीक, और इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन किसमें पाया जाता है? इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है किसमें पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी में, एलुवियल सॉइल में। एलुवियल सॉइल कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन अमंग्स ऑल सॉइल ऑफ इंडिया। भारत की सारी मृदा में सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन है वो किसमें पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? 2, एक होती खादर और दूसरी भांगड़। ठीक, अब ये खादर और भांगड़ बड़ा एग्जाम में आता है, पूछा जाता है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और इसको नोट करते जाइएगा। देखिए खादर और भांगड़ में से, ठीक है, हमारा ये जितने मैदानी क्षेत्र हैं वो नदियों की वजह से बनते हैं। अब नदियाँ अपना पानी बहा के ला रही हैं और धीरे धीरे ये अपना रास्ता पलट रही हैं। जब नदियाँ अपना रास्ता पलटती चली जाती हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि नदियाँ ऊपर से नीचे आने लगती हैं, मतलब ऊपर वाले एरिया से खिसक के नीचे वाले एरिया में लगती है। तो ऊपर के एरिया में जो वो अपने सेडिमेंट छोड़ देती है, नदी यहाँ पे बह रही थी, उस टाइम के बाद ये नदी ने इस रास्ते को मोड़ के अब ये नीचे आ गई, इधर ऐसे आ गई। तो अपने इस वाले रास्ते को इसने छोड़ दिया और जब इस वाले रास्ते को छोड़ दिया तो ये ऊपर हो गया और ये वाला रास्ता कहाँ हो गया? नीचे हो गया। ठीक है, अब ऊपर वाले नदियों रास्ते पर जो नदी की मिट्टी पड़ी रह गई उस मिट्टी को हम बोलते हैं भांगड़। उस मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? भांगड़। क्यों? क्योंकि वो बहुत पुरानी समय से पड़ी हुई है और अभी भी वहीं पर है। ठीक है, तो भांगड़ मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी। भांगड़ मतलब पुरानी जलोढ़। एग्जाम में क्वेश्चन आता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन सी है? तो भांगड़। और खादर मतलब नई जलोढ़ मिट्टी, वो जो नदियों के क्षेत्र पर जहाँ पर आज भी नदियाँ बह रही हैं और वहाँ पर जो जलोढ़ मिट्टी को जमा कर रही है वो खादर है। जहाँ पर पहले कभी नदियाँ बहती थी और वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती थी, वही वाली जलोढ़ मिट्टी जो है वो भांगड़ है। और खादर कौन सी है? नई जलोढ़ मिट्टी। नई जलोढ़ मिट्टी मतलब जहाँ पर आज के टाइम में नदियाँ बह रही हैं। तो नदियाँ जहाँ पे पाई जाती हैं वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? खादर की भांगड़। नई जलोढ़ मिट्टी कौन सी है? खादर की भांगड़। पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन सी है? भांगड़।
भांगड़ वो है जो ऊंचाई पे पाई जाती है और आज वहाँ पर नदियाँ नहीं मिलती, बस नदियों के अवशेष मिलते हैं। भांगड़ और खादर में ज़्यादा उपजाऊ कौन सी है? देखिए, जो नदी के पास है तो उसकी टॉप लेयर लगातार बदलेगी। अब अगर टॉप लेयर बदलेगी तो कौन सी ज़्यादा उपजाऊ होगी, खादर की भांगड़? तो ऑब्वियस बात है कि आपकी खादर और भांगड़ में से खादर ज़्यादा उपजाऊ होगी, क्योंकि इसकी टॉप लेयर लगातार बदल रही है और टॉप लेयर के लगातार बदलने की वजह से ये ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो गाइस, ये थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी में देखिए 3-4 पॉइंट्स है, मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ, आप इसे नोट करते जाइएगा। सबसे ज़्यादा भारत में पाई जाती है, ठीक है, मैदानी क्षेत्र और डेल्टा के क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है और भारत की मिट्टी में नाइट्रोजन कम है, उसमें भी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन इसी में है। और ये कितने प्रकार की होती है? ये 2 प्रकार की होती है, खादर और भांगड़। खादर नई जलोढ़ मिट्टी, भांगड़ आपकी पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ओके गाइस, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम अपनी अगली मिट्टी की तरफ बढ़ते हैं, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी जो है, इनमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये होता है, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि इसमें फेरस या आयरन पाया जाता है, ठीक है। इसमें आयरन पाया जाता है। देखिए, कोई भी चीज़ जिसमें आयरन पाया जा रहा है, ठीक है, कोई भी चीज़ जिसमें आयरन पाया जा रहा है वो आपकी लाल होती है, ठीक है। आपका ब्लड का कलर लाल होता है बिकॉज ऑफ आयरन। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। मंगल ग्रह का रंग लाल है बिकॉज ऑफ आयरन। जो भी चीज़ नेचुरल लाल है उसकी वजह क्या है? आयरन, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा कि आपकी टी शर्ट का रंग लाल है तो उसमें आयरन है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। नेचुरली जो चीज़ होती है, ठीक है। तो लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? बिकॉज ऑफ आयरन, ठीक है। आयरन या इसे फेरस भी बोलते हैं, इसे हम Fe से डिनोट करते हैं। किससे? Fe, आयरन का सिंबल होता है, ठीक है। ये बहुत ही पुरानी जो क्रिस्टलीय छैल होती है, इनके अपक्षयन और अपवर्धन, अपक्षयन मतलब टूटने, अपवर्धन मतलब अलग अलग होने से तैयार होता है। अपक्षयन और अपवर्धन से तैयार होता है। इसमें फास्फोरस, कार्बनिक तत्व और जैविक पदार्थ और चूने, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, ठीक है। ये मिट्टी जो होती है इसमें नाइट्रोजन की बहुत कमी पाई जाती है। इसमें बाजरा, मूंगफली, आलू, रागी, तंबाकू की खेती की जाती है। और ये मिट्टी जो है भारत में कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है? देखिए, भारत में ये कोस्टल एरिया, खासतौर पर पूर्वी तट पे बहुत है, तमिलनाडु के आसपास, ठीक है। ये मिट्टी आपको तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा मिलेगी। लाल मिट्टी की खास बात क्या है? लाल मिट्टी का रंग लाल होता है बिकॉज ऑफ फेरस, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर किन किन चीज़ों की कमी है? नाइट्रोजन पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। इसमें चूना में नहीं पाया जाता है, फिर जैविक पदार्थ, ऑर्गेनिक मटेरियल, कार्बनिक मटेरियल, फॉस्फोरिक अम्ल, ये सब नहीं पाए जाते हैं। और इसमें बाजरा, मूंगफली, आलू, रागी, तंबाकू, बहुत ही फिक्स अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर होता है। खास तौर पर ये तंबाकू वम्बाकू की खेती जो है तमिलनाडु के रीजन में, आंध्रा के रीजन में बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर रेड सॉइल में ये सब आसानी से उगाता है। तो गाइस, इसे याद रखिएगा, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? बिकॉज ऑफ आयरन। कभी कभी क्या होता है, लाल मिट्टी के अंदर से, ठीक है, लाल मिट्टी के अंदर से वाटर वेपोराइज हो जाता है, एक वाष्पीकृत हो जाता है। तो ये किस रंग की हो जाती है? पीले रंग की हो जाती है। और जब पीले रंग की हो जाती है इसे हम बोलते हैं येलो सॉइल। तो येलो सॉइल भी यही मिट्टी है जब इसमें से क्या सूख जाता है? पानी। तो इसे ध्यान रखिएगा और इसको समझिएगा। अगर आप इसको समझ गए तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली। ओके गाइस, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हम अपनी अगली मिट्टी की तरफ बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम ऑल, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो एलुवियल सॉइल पाई जाती है, लेकिन तीसरे नंबर पर पाई जाती है काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, ठीक है। इसको हम प्यार मोहब्बत से रेगुड़ मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट जो इसमें लिखा हुआ है कि इसे हम और क्या बोलते हैं? इसे हम रेगुड़ मिट्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेगुड़ मिट्टी। इसे रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है, ठीक है। इसे रेगुड़ सॉइल भी कहा जाता है, ठीक है। रेगुड़ मिट्टी की अगर हम बात करते हैं तो ब्लैक सॉइल को रेगुड़ सॉइल क्यों कहा जाता है? अब देखिए, इसको समझिए। ये जो मिट्टी होती है ये ज्वालामुखी का जो लावा होता है, चौका ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, यार्ड के अंदर से जो लावा निकलता है वो कई तरह के होते हैं, रियोलिटिक, एंड्रोसिटिक। इसमें एक इम्पॉर्टेंट होता है बसॉल्टिक। बसॉल्टिक जो लावा होता है वो सरफेस पे आते ही फैल जाता है, ठीक है, और उसके फैलने की वजह से पठार बनते हैं, ठीक है। अब ये पठार आपके कहाँ पर है? ये पठार का रीजन आपका ही पूरा, ये डेक्कन का रीजन है। ये देखिए पूरा जो ये रीजन आप देख रहे हैं, ये पूरा इस पठार का रीजन है। इसे हम डेक्कन का पठार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्कन का पठार,
ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं, प्लेट्यू इंडिया के सबसे पुराना प्लेट्यू है। अब इसी प्लेट्यू के ऊपर जब इन्हीं लावा का, किस लावा का, बेसाल्ट लावा का अपक्षयन और अपर्दन होता है। अपक्षयन मतलब टूटना, अपर्दन मतलब अलग अलग होना। अपक्षयन, अपर्दन, वेदरिंग और इरोजन होता है। तो उसके इरोजन से जो मिट्टी तैयार होती है, काली मिट्टी। तो काली मिट्टी कैसे बनती है? काली मिट्टी देखिए, काली मिट्टी का निर्माण होता है बसॉल्ट लावा से। हर तरह का लावा यहाँ पे नहीं मिलेगा। बसॉल्ट, बसॉल्ट लावा जो होता है वो काली मिट्टी को बनाने में सबसे ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है, इसे ध्यान रखिएगा। और ये बसॉल्ट लावा जो है क्या करता है, ये इसको फॉर्म करने में बहुत यूज़फुल रहता है। ठीक है, अब इसमें खास बात क्या है, काली मिट्टी में खास बात क्या है? इसमें खास है, इसमें नमी शोषित करने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, इट हैज़ मैक्सिमम कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब और रिटेन मॉइस्चर। मॉइस्चर को रिटेन करने की क्षमता इसमें बहुत ज़्यादा होती है। और मॉइस्चर को रिटेन करने की क्षमता अधिक होने की वजह से ये मिट्टी जो होती है ये क्या करती है, ये अपने अंदर अपने एकदम ऊपर के ऊपर, सबसे ऊपर वाली परत को एकदम सॉलिड कर लेती है। तो मॉइस्चर अंदर ही रह जाता है, और मॉइस्चर अंदर रहने की वजह से इस मिट्टी में हमें ज़्यादा जुताई करने की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए इसे हम मिट्टी को हम स्वतः जुती हुई मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वतः जुती मिट्टी, सेल्फ प्लगिंग सॉइल। स्वतः जुती मिट्टी किसे कहा जाता है? सेल्फ प्लगिंग सॉइल कहा जाता है आपको। इसको, काली मिट्टी को। काली मिट्टी को हम स्वतः जुती हुई मिट्टी भी कहते हैं, सेल्फ प्लगिंग सॉइल। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको जाननी है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, लेकिन सबसे खास बात क्या है, इसमें हम उगाते क्या हैं? इसमें हम उगाते हैं कॉटन। ठीक है, कॉटन देखिए, कॉटन आपकी, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं कपास। कपास एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप होती है, इसको हम कहीं पे भी उगा सकते हैं, बस हमें इसमें पानी लगातार देना है, नमी बनाए रखना है। और नेचुरली नमी किस में होती है? इसी मिट्टी में होती है, इसलिए कपास यहाँ पर ज़्यादा उगती है। तो कपास इस मिट्टी में ज़्यादा उगती है। इस मिट्टी का मेन क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र है महाराष्ट्र, और दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है आपका गुजरात। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? महाराष्ट्र। फिर कौन सा है? गुजरात। सबसे ज़्यादा काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र। ठीक है, आप देख भी सकते हो। उसके बाद कहाँ है? गुजरात में। लेकिन अब देखिए क्वेश्चन बनता है, कपास सबसे ज़्यादा कहाँ उगता है? तो कपास गुजरात में सबसे ज़्यादा उगता है। ठीक है, कपास कहाँ, सबसे ज़्यादा कपास का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है भारत में? गुजरात में सबसे ज़्यादा। प्रोडक्शन के मामले में नंबर 1 इंडिया में कौन है कपास के? गुजरात। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए काली मिट्टी को एक बार हम फिर से देख लेते हैं। काली मिट्टी का फटाफट मैंने जो चीज़ें बताई क्विक रिवाइज करके, इसे रेगुन मिट्टी कहते हैं या स्वतः जुती मिट्टी कहते हैं। ठीक है, इसके 3 नाम, मतलब ये बहरूपिया टाइप का है। ये किस तरह के लावा से प्राप्त होता है? बसॉल्ट लावा से। ठीक है, इसमें सबसे खास बात क्या होती है? इसमें सबसे खास बात होती है, इसमें नमी को अवशोषित करने की क्षमता अधिक होती है, और इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। और कॉटन हम यहाँ पर खूब उगाते हैं, कॉटन के लिए सबसे उपयोगी मिट्टियों में से एक है। और इसकी सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात यह है कि इसमें हम बहुत कुछ उगा सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ कॉटन नहीं उगा सकते, हम कुछ भी उगा सकते हैं। आजकल गन्ना भी खूब उग रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हर तरह की खेती हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें नमी रोकने की क्षमता अधिक है। तो ये एक बहुत ही उपजाऊ मिट्टियों में से एक है। और सबसे खास बात, कॉटन की खेती यहाँ पर बहुत होती है। ठीक है, कॉटन, दुनिया में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? दुनिया में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है चाइना में। और दुनिया में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन करने में भी नंबर 1 कौन है? आपका चाइना। तो ये 2 चीज़ों को भी याद रखिएगा। ये तो हमने बात कर ली काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल के बारे में। काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल के अंदर जो भी मोटी मोटी चीज़ें हमने देखी वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो हमने बात कर ली। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके साथ मैं छोड़ के जा रहा हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन ये है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। प्रति हेक्टेयर
ठीक है, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉटन या कपास कहाँ होता है? तो मैंने आपसे इतने सारे क्वेश्चन पूछ लिए हैं, तो आपको ये सब क्वेश्चंस के जवाब देने हैं, और क्वेश्चन फिर आंसर लिख के दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो जैसे जैसे आप देखते जाइए इसके उत्तर देते जाइएगा। ओके गाइस, चलिए काली मिट्टी में हमने मोटी मोटी चीज़ों के बारे में बात कर ली, अब आते हैं काली मिट्टी के बाद अपनी अगली मिट्टी पर। हमारी जो अगली मिट्टी है वो है लेटराइट। ठीक है, लेटराइट में देखिए शुरू के 5 वर्ड लेटर। लेटर मतलब होता है ब्रिक्स। लेटर का मतलब क्या होता है? लेटर का मतलब होता है ब्रिक्स। इसका मतलब होता है ब्रिक्स। ठीक है गाइस, ईंटें। ठीक है, और ईंटें बनाने के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी लेटराइट मिट्टी। तो इस मिट्टी ज़्यादातर हम ईंटें बना लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी मिट्टी का ईंटें बने, बहुत सारी मिट्टी जो होती है उसका ईंटें बना सकते हैं। ये एक अनउपजाऊ या अनकल्टिवेबल सॉइल होती है। अब ये अनकल्टिवेबल क्यों होती है? क्योंकि ये ऐसे कहीं पर भी 200 सेंटीमीटर ज़्यादा रेनफॉल होती है, तो वहाँ पर अत्यधिक वर्षा के कारण, ठीक है, मिट्टी की जो टॉप लेयर होती है उसकी टॉप लेयर के सारे मिनरल्स जो होते हैं अंदर की तरफ लीच्ड कर जाते हैं, दब जाते हैं। और अंदर की तरफ दब जाने की वजह से, लीच्ड हो जाने की वजह से क्या होता है, उसकी टॉप लेयर में कोई भी मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं, और कोई भी मिनरल्स ना पाए जाने की वजह से ये मिट्टी अनउपजाऊ हो जाती है। यहाँ पर इस मिट्टी के अंदर से चूना और सिलिका का निक्षालन हो जाता है। चूना और सिलिका का निक्षालन होने की वजह से ये मिट्टी बनती है, और इस मिट्टी में हम कुछ भी नहीं ग्रो कर सकते हैं। ये एक तरह की एसिडिक मिट्टी होती है। एसिडिक मतलब अम्लीय मिट्टी, है ना। और इस मिट्टी में हम बस काजू ज़्यादातर उगा सकते हैं। क्या उगा सकते हैं? काजू। काजू की खेती यहाँ पर हम अक्सर करते हैं, और देखा जाता है कि काजू खेती के लिए ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है, और इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ों को देखा है कि काजू वगैरह यहाँ पर ग्रो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है गाइस, तो इस मिट्टी में हम क्या ज़्यादा उगा सकते हैं? काजू। काजू वगैरह को हम यहाँ पर इस मिट्टी में ज़्यादा उगा सकते हैं। ठीक, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इस मिट्टी में हम क्या उगा सकते हैं? काजू। ओके, अब लेटराइट मिट्टी कहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है? कहीं पर भी 200 सेंटीमीटर ज़्यादा रेनफॉल होगी तो लेटराइट मिट्टी पाई जाएगी। तो ये लेटराइट मिट्टी का जो रीजन है आप देख सकते हैं, ये भारत में सबसे बड़ा रीजन जो है ये आपका केरल। अच्छा, केरल के अलावा आपका नॉर्थ ईस्ट भी है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में इतने बड़े बड़े एरिया नहीं है। असम वगैरह पूरा आपका 200 सेंटीमीटर ज़्यादा का बड़ा रीजन है, लेकिन सबसे बड़ा रीजन, सबसे ज़्यादा लेटराइट मिट्टी केरल में पाई जाती है, क्योंकि केरल इन सब स्टेट, 7 सिस्टर स्टेट्स की कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके गाइस, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, तो हमें ये 4 ही मिट्टी डिस्कस करनी थी और इनके बारे में जानना था। अब मिट्टी है तो मिट्टी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का नाम है मृदा अपरदन। मिट्टी के कटाव को मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, सॉइल इरोजन या मृदा। ठीक है, मिट्टी की ऊपरी परत का कटाव, वेयरिंग अवे ऑफ टॉप सॉइल ऑफ सॉइल, ठीक है, टॉप सॉइल इज नोन एज सॉइल इरोजन। मिट्टी में से जो उसकी सबसे ऊपर की लेयर है उसका हट जाना ही क्या कहलाता है? मृदा अपरदन। सॉइल इरोजन इज अ प्रोसेस ऑफ वेयरिंग अवे ऑफ टॉप सॉइल फ्रॉम द सॉइल। ओके, तो यहाँ पर ये 2 तरीके से हो सकती है। ठीक है, एक पानी के थ्रू होती है, ठीक है, और दूसरी कैसी होती है? हवा के थ्रू। अब देखिए पानी के थ्रू क्या होता है, पानी बहुत स्पीड में आता है, बाढ़ वगैरह आती है जिन क्षेत्रों में, पानी बहुत स्पीड से आता है, मिट्टी को काटते काटते ले जाता है। उसके काटने की वजह से क्या होता है? वाटर इरोजन होता है। विंड इरोजन कहाँ होगा? जहाँ पे आंधी तूफान और जहाँ पे बड़े बड़े मैदान होंगे, जैसे कि आपका राजस्थान के क्षेत्रों में विंड इरोजन होता है। वाटर से होने वाला इरोजन ये आपका पूरा सेंट्रल इंडिया में होता है। सेंट्रल इंडिया में जहाँ पे बाढ़ वगैरह खूब आती है, गंगा नदी और उससे संबंधित जितनी भी नदियाँ हैं उनकी वजह से जो बाढ़ आती है वो। तो सॉइल इरोजन की अगर हम बात करें तो सॉइल इरोजन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है, और विंड से होने वाला सॉइल इरोजन आपका राजस्थान में होता है। ठीक है,
वाटर से होने वाला जो होता है एमपी यूपी में ज़्यादा होता है, ठीक है। यूएमपी में तो बहुत ही ज़्यादा है, गली इरोजन से लेकर आपका विभिन्न प्रकार के इरोजन यहाँ पे पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इस सॉइल इरोजन की वजह से क्या होता है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है, और लगातार भूमि के अति उपयोग से भी मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम होती है, इसे याद रखिएगा। जैसे आप लगातार एक ही तरह की क्रॉप मिट्टी में ग्रो करते जा रहे हैं तो उससे भी ऐसे ही होता है। तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता होने कम होने में एक सॉइल इरोजन भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दूसरा और भी बहुत है। तो इसीलिए हमें कृषि को एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से करना चाहिए, ठीक है। और मृदा अपरदन की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि मिट्टी, जो उपजाऊ मिट्टी है उसकी कमी हो जाना। उपजाऊ मिट्टी की कमी हो जाने की वजह से लगातार बाढ़ बढ़ने लगती है, और जब सॉइल इरोजन बढ़ता है तो बाढ़ भी बढ़ती है, इसे याद रखिएगा। और पानी का स्तर नीचे चला जाता है, जिसके कारण हमारे पास समस्याएं बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो अब अगर हमको सॉइल इरोजन को रोकना है, इफ़ वी वांट टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, व्हाट वी हैव टू डन, हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, हमको सबसे पहले तो एफॉरेस्टेशन, वनारोपण करना चाहिए, ठीक है। वनारोपण का एक एडवांस फॉर्म है टेरेस फार्मिंग। बेसिकली सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पेपर में आया है, आपके पेपर में बहुत बार आया है कि हाउ टू स्टॉप सॉइल इरोजन, तो आंसर है एफॉरेस्टेशन, वनारोपण। वनारोपण में ही आपका टेरेस फार्मिंग आता है। टेरेस फार्मिंग में देखिए क्या होता है कि मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा एप्लीकेबल है, मैदान वगैरह में ज़्यादा एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि मैं सॉरी, मैदान बोल दिया, पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है। कहाँ पर? पहाड़ी क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा एप्लीकेबल है। क्यों? पहाड़ी क्षेत्र में आपको ये अच्छा खासा एरिया मिलेगा, और वहाँ पर आपका स्टेप बना देते हैं पहाड़ को काट काट के। देखिए जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, ये पहाड़ को काट काट के ये इन्होंने स्टेप बना दिए हैं, है ना। ये स्टेप बनाते चले गए हैं, और स्टेप बनाने के बाद हर स्टेप पर इन्होंने क्या किया, पहाड़ को काट के इन्होंने स्टेप बना दिया, और हर स्टेप पर थोड़ा थोड़ा प्लांटेशन कर दिया। अब क्या, जब पानी पहाड़ पे चलता है, देखिए पहाड़ पर सॉइल इरोजन ज़्यादा तेज़ी से होता है। उसकी वजह क्या है कि पानी जब स्पीड से गिरता है, तो पहाड़ पर जब पानी स्पीड में गिरता है तो ग्रेविटी के कारण उसकी इरोजन कैपेसिटी 2 गुना हो जाती है। वेलोसिटी अगर डबल हो रही तो इरोजन कैपेसिटी 4 गुना हो जाएगी, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तेज़ी से आपका पहाड़ी इलाकों पर सॉइल इरोजन होता है। अब जब ये सॉइल इरोजन हो रहा होता है, ठीक है, तो धीरे धीरे करके मिट्टी को काटते हुए पानी बहुत तेज़ी से निकलता है। लेकिन अगर हम स्टेप बना देंगे, तो स्टेप बनाने से क्या फ़ायदा होगा? स्टेप बनाने से फ़ायदा ये होगा कि जब पानी आएगा तो पहले वो अपना रास्ता पलटेगा, फिर ऐसे बढ़ेगा, आगे बढ़ने पे यहाँ पे पेड़ मिलेंगे, पेड़ की वजह से स्पीड और कम होगी, फिर नीचे जाएगा, फिर स्पीड कम होगी, फिर पेड़ मिलेंगे, फिर स्पीड कम होगी। इस तरह से क्या होगा, पानी की फ्लोइंग स्पीड धीमे धीमे करके कम होने लगेंगी, स्टेप बनने की वजह से, टेरेस के ऊपर, टेरेस फार्मिंग की वजह से। और जो सॉइल एरोजन की स्पीड है वो बहुत ही कम हो जाएगी। तो टेरेस फार्मिंग बेसिकली पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। हमारे पास आसपास के क्षेत्रों में थोड़ा ये मैदानी इलाकों में कम होते हैं। हाँ, मैदानी इलाकों में अगर हमें इसे रोकना है तो हमें एफॉरेस्टेशन करना है, ठीक है। जैसे आप देखते हैं ना, केदारनाथ, बद्रीनाथ में आजकल बाढ़ बहुत आई थी, तो बाढ़ आने की मेन वजह थी पेड़ों का कट जाना। अगर वहाँ पे पेड़ होते तो बाढ़ उस लेवल पे नहीं आती जिस लेवल पे थी। क्यों? क्योंकि पेड़ जो होते हैं वो क्या करते हैं, पानी की स्पीड को रोकते हैं, और पानी की स्पीड को कम करके उसके प्रभाव को और उसके सॉइल इरोजन या मृदा अपरदन को या मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि सॉइल इरोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, और इसको हमें रोकना है। इसके लिए हमने इंडिया लेवल पर सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया था 1953 में, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन आगे के लेक्चर में जब हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। चलिए गाइस, आई होप कि आपको